तार्किक रूप से हाई स्कूल में सीनियर होने का दबाव पहले से ही बहुत अधिक है, ऐसे में अब ऐसा संवेदनशील प्रश्न पूछना उचित नहीं होगा। इसके अलावा कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं में अभी भी 9 महीने बाकी थे। ली चांगजू दूर यात्रा पर जाने वाला था और उसे विश्वास था कि ली युआन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए उसने पूछताछ की। आंटी चेन हुई ने ली युआन की ओर देखे बिना नहीं रह सकी, क्योंकि उन्होंने हमेशा उसके दैनिक जीवन का ख्याल रखा था और स्वाभाविक रूप से चिंतित थी। कॉलेज में दाखिले के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? ली युआन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, चाचा और चाची, मैं अब भी पूर्णकालिक मार्शल आर्टिस्ट बनने की योजना बना रहा हूँ। मेरा पहला लक्ष्य देश के 5 प्रमुख मार्शल पाथ कॉलेजों में दाखिला लेना है। अगर मुझे दाखिला नहीं मिला तो मैं जियांगबेई मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में वॉरियर क्लास में प्रवेश पाने का प्रयास करूंगा। क्या आप पूर्णकालिक मार्शल आर्टिस्ट हैं? ली चांगजू और चेन हुई ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके बीच चिंता की एक झलक दिखाई दी। मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी से स्नातक होने वाले सभी लोग जरूरी नहीं कि पूर्णकालिक मार्शल आर्टिस्ट बन जाएं। ली चांगजू की तरह, जिन्होंने मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में अच्छे परिणाम प्राप्त किए, लेकिन अंततः अन्य विषयों में भी विशेषज्ञता हासिल की। आम लोगों की तुलना में मार्शल आर्टिस्ट के कई फायदे होते हैं, यहाँ तक कि रोजमर्रा के कामों में भी मार्शल आर्टिस्ट की ऊर्जा और सोचने की गति कहीं बेहतर होती है, जिससे बड़ी उपलब्धियां हासिल करने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पूर्णकालिक मार्शल आर्टिस्ट अपना पूरा ध्यान मार्शल पथ पर लगाते हैं, उसमें और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कहीं अधिक खतरनाक है, क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, उन्नति के लिए अक्सर जीवन और मृत्यु के विभिन्न संघर्षों को सहना पड़ता है। शाओ युआन, क्या तुम साथ साथ कोई और विषय नहीं चुन सकते? स्नातक होने के बाद सरकारी कर्मचारी या मार्शल आर्ट शिक्षक बनना उतना अच्छा नहीं है, चेन हुई ने अनजाने में कहा। उनकी नज़र में ली युआन और ली मोहुआ में कोई अंतर नहीं था। वह खुद को एक मां की तरह देखती थी, जिसे ली युआन की सुरक्षा की सबसे ज्यादा चिंता थी। उनके विचार में सरकारी कर्मचारी बनना या मार्शल आर्ट शिक्षक बनना सबसे अच्छे कामों में से थे। एक पूर्णकालिक मार्शल आर्टिस्ट, ली चांगजू ने बहस नहीं की, बल्कि विचार करते हुए पूछा, क्या आपको 5 प्रतिष्ठित मार्शल पाथ कॉलेजों में से किसी एक में प्रवेश मिल सकता है? क्या आपके स्कूल में साल में कुछ ही प्रवेश होते हैं, और क्या आपने आज ही मार्शल स्पिरिट को जागृत किया है? ली चांगजू इस बात से भलीभांति परिचित थे कि 5 प्रतिष्ठित मार्शल पाथ कॉलेजों में से किसी में भी प्रवेश पाना कितना मुश्किल है। जियांगबेई मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय जियांगबेई प्रांत में प्रति वर्ष 10,000 छात्रों को प्रवेश देता है। फिर भी मार्शल पाथ के 5 प्रमुख कॉलेज मिलकर देश भर में हर साल लगभग 10,000 छात्रों को ही प्रवेश देते हैं। जियांगबेई प्रांत में ऐतिहासिक रूप से वे प्रति वर्ष केवल कुछ 100 छात्रों को ही प्रवेश देते रहे हैं। मैं अभी तक जागृत नहीं हुआ हूँ। ली युआन ने सिर हिलाया। अगर तुम जागृत नहीं हुए हो तो तुम, ली चांगजू ने भौहें चढ़ा ली। लेकिन आज के स्कूल टेस्ट में मेरी शारीरिक क्षमता 6.5 ग्रेड की थी, ली युआन ने कहा, और मेरे मार्शल आर्ट कौशल में 360 से अधिक अंक थे। ली चांगजू की आंखें चमक उठीं और वह अपने चेहरे पर दिख रही खुशी को छिपा नहीं सका। वह ली युआन की बातों का महत्व समझ गया था। सचमुच, चेन हुई भी काफी हैरान थी। उसे याद आया कि यद्यपि पिछले सेमेस्टर के अंत में ली युआन के अंक भी उत्कृष्ट थे, लेकिन वे अब जितने उच्च थे उतने उच्च नहीं लग रहे थे। विशेष रूप से शारीरिक क्षमता, जिसमें अचानक 0.5 ग्रेड का सुधार हो गया था। ये तो वाकई आश्चर्यजनक था। ली युआन ने आगे कहा, जूबो के शिक्षक ने स्वयं मूल्यांकन किया और मार्शल आर्ट कौशल का स्कोर कॉलेज प्रवेश परीक्षा के मानकों पर आधारित है। जूबो का आकलन, ली चांगजू ने हल्के से सिर हिलाया। वह जूबो को जानता था, जिसकी पूरे गुवान पर्वतीय जिले में भी कुछ प्रसिद्धि थी। इससे पहले ली चांगजू ने सुना था कि जूबो ली युआन के मार्शल आर्ट क्लास के प्रभारी शिक्षक बन गए हैं और वह बहुत खुश थे, यह मानते हुए कि ली युआन को एक अच्छा शिक्षक मिल गया है। अच्छा शाओ युआन, अगर तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो शीर्ष 5 कॉलेजों में से एक में प्रवेश पाने की बात तो छोड़ ही दो, जियांगबेई विश्वविद्यालय में वॉरियर क्लास में प्रवेश पाने का बहुत अच्छा मौका है। ली चांगजू मुस्कुराए और बोले, ये दिन भर में सुनी गई सबसे अच्छी खबर थी। ली युआन ने अपने चाचा और चाची को देखा और मन ही मन थोड़ी आह भरी। उन्होंने मूल रूप से जनवरी में होने वाली मॉक परीक्षाओं के दौरान उन्हें आश्चर्यचकित करने की योजना बनाई थी। लेकिन अब जब उसके चाचा यात्रा पर जाने वाले थे, ली युआन ने इस बारे में सोचा और वह भी चाहता था कि उसके चाचा को कुछ मानसिक शांति मिले। माता पिता के लिए सबसे बड़ी चिंता अपने बच्चों की सुरक्षा होती है, उसके बाद उनके बच्चों का भविष्य। कॉलेज में दाखिले के लिए अपनी पसंद या पूर्णकालिक मार्शल आर्टिस्ट बनने के बारे में फैसला करने में हमें कोई जल्दी नहीं है। हम मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में आपके दाखिले का इंतजार करेंगे और कॉलेज में जाकर फैसला करेंगे, ली चांगजू ने सलाह दी। अभी के लिए बस कड़ी मेहनत करने पर ध्यान दें। मैं समझ गया, ली युआन ने जोर से सिर हिलाया। मैं उत्तरी सीमा की यात्रा पर जा रहा हूँ, बस इतना जान लो कि तुम लोगे, ली चांगजू ने आगे कहा। मेरे जाने के बाद जब भी तुम्हें समय मिले, अपनी चाची को अपने छोटे भाई बहनों का अच्छे से ख्याल रखने में मदद करना। ठीक है, तुम्हारा दिन लंबा रहा है, अपने कमरे में जाओ और आराम करो। ली युआन ने कुछ देर सोचा, लेकिन अंत में उसने तृतीय श्रेणी की छात्रवृत्ति के बारे में कोई बात नहीं की। वह उठा और मुख्य शयन कक्ष से बाहर चला गया।
दरवाजा बंद हो गया। बूढ़े ली चेन हुई ने ली चांगजू की ओर मुड़ते हुए अपने लहजे में गुस्से का संकेत देते हुए कहा, अभी क्या आप जियाओ युआन को पूर्णकालिक मार्शल आर्टिस्ट बनने में समर्थन दे रहे थे? वह वाकई गुस्से में थी। क्या तुमने उसके अंक नहीं सुने? ली चांगजू ने सिर हिलाते हुए कहा, मार्शल आर्ट्स कौशल में 360 से अधिक अंक और इतनी तेजी से प्रगति। मुझे याद है कि हमारे बड़े भाई के कॉलेज प्रवेश परीक्षा में मार्शल आर्ट्स कौशल के अंक भी इतने ज्यादा नहीं थे। तुम्हें अभी भी अपने बड़े भाई की याद है? चेन हुई ने दांत पीसते हुए कहा, हमारे बड़े भाई और उनकी पत्नी ने उस समय हमें बचाया था। बस करो, ली चांगजू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। तुम नहीं चाहते कि मैं बोलूं, पर मुझे बोलना ही पड़ेगा। चेन हुई अचानक खड़ी हो गई और अपने पति को घूरते हुए बोली, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। हमारे बड़े भाई और भाभी ने हमारी इतनी मदद की और सिर्फ शियाओ युआन को छोड़कर चले गए। क्या तुम्हें पता नहीं कि पूर्णकालिक मार्शल आर्टिस्ट होना कितना खतरनाक है? आपके कितने पूर्व सहपाठी जिन्होंने पूर्णकालिक मार्शल आर्टिस्ट बनने का मार्ग चुना अभी भी जीवित हैं? मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती हो। ली चांगजू ने अपनी पत्नी की ओर देखा और धीरे से आह भरी, फिर उसे बैठने के लिए नीचे खींच लिया। लेकिन बच्चा बड़ा हो गया है और उसकी अपनी इच्छा है। हम केवल सलाह दे सकते हैं, दबाव नहीं डाल सकते, ली चांगजू ने कहा। मेरे जाने के बाद आप धीरे धीरे उसे मनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा पूर्णकालिक मार्शल आर्टिस्ट का मार्ग आसान नहीं होता। मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले कितने छात्र पूर्णकालिक मार्शल आर्टिस्ट बनने की आकांक्षा नहीं रखते, लेकिन अंत में बहुत कम लोग ही उस रास्ते को चुनते हैं। ली चांगजू ने कहा, एक बार जब वह विश्वविद्यालय में प्रवेश कर जाएगा और समझ जाएगा कि उससे भी अधिक प्रतिभाशाली लोग हमेशा मौजूद हैं, तो हमें उसे प्रेरित करने की आवश्यकता के बिना ही वह अपनी गलती का एहसास कर लेगा। चेन हुई ने अंततः अनिच्छा से सिर हिलाया। पत्नी, थोड़ी देर और मेरा साथ दो। ली चांगजू ने अपनी पत्नी को गले लगा लिया। चेन हुई शांत हो गई और अपने पति की छाती से लगकर आराम करने लगी। समय बीत गया, आधी रात करीब आ रही थी। बच्चे अब तक सो गए होंगे। ली चांगजू आखिरकार खड़ा हुआ और फुसफुसाया, पत्नी, मुझे अब जाना होगा, नहीं तो मेरी हाई स्पीड रेल छूट जाएगी। बैककोट बैककोट बैककोट। जब तक मैं उत्तरी सीमा पर पहुंचूंगा, सरकार द्वारा वादा की गई 5 लाख की सब्सिडी आ जाएगी और फिर मैं इसे आपको हस्तांतरित कर दूंगा। परिवार, मैं इसे आपके हाथों में छोड़ता हूँ। डॉट डॉट डॉट। ली युआन के कमरे के अंदर बत्तियां बुझी हुई थीं। खिड़की से केवल हल्की स्ट्रीट लाइट की रोशनी और चांदनी आ रही थी। 20 वर्ग मीटर से भी कम क्षेत्रफल वाले उस कमरे में 2 अलमारियों के अलावा लगभग 2 वर्ग मीटर का एक छोटा सा वर्चुअल नेटवर्क कैप्सूल भी था। बाकी का इलाका खाली था। ली युआन की अलमारी के एक तरफ एक फोल्डेबल मफी बेड छिपा हुआ था। इसका उद्देश्य जगह बचाना था, जिससे उन्हें घर पर ही सरल व्यायामों का अभ्यास करने में सुविधा हो सके। हालांकि अपने द्वितीय वर्ष में माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस को जागृत करने के बाद से ली युआन ने मफी बेड का शायद ही कभी इस्तेमाल किया हो। वह ज्यादातर सीधे लकड़ी के फर्श पर ही बैठता था। आज भी इसका कोई अपवाद नहीं था। फर्श पर बैठे ली युआन ने अपने कान थोड़े से खड़े किए। उनकी मजबूत शारीरिक क्षमता के कारण उनकी सुनने की क्षमता सामान्य लोगों से कहीं अधिक थी और रात के गहरे सन्नाटे के कारण वे हल्की से हल्की आवाजों के प्रति भी संवेदनशील थे। चाचा जा रहे हैं। ली युआन ने दरवाजा बंद होने की हल्की सी आवाज सुनी और बिल्ली की तरह वह बिना आवाज किए उड़ गया। वह खिड़की के पास पहुंचा। आधे मिनट बाद ली युआन ने अपने चाचा ली चांगजू को अपना सूटकेस लिए हुए अपार्टमेंट के दरवाजे से जल्दी से बाहर निकलते देखा। कुछ कदम चलने के बाद ली चांगजू रुका, ऊपर की इमारत की ओर पीछे मुड़कर देखा और फिर बिना और देर किए गली के कोने से ओझल हो गया। ली युआन काफी देर तक खिड़की के पास खड़ी रही। चाचा जी, क्या आप सचमुच उत्तरी सीमा पर जाने को तैयार हैं? ली युआन ने मन ही मन आह भरी। उनके चाचा के कहे उस एक वाक्य, किसी न किसी को तो जाना ही होगा, ने उन्हें बहुत प्रभावित किया था। छोटी उम्र से ही उनके चाचा देशभक्ति से भरे हुए थे और हमेशा ली युआन का मार्गदर्शन करते रहे थे। फिर भी ली युआन के विचार में उत्तरी सीमा की स्थिति अभी तक ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता नहीं दर्शाती थी। चाचा जी सिर्फ राष्ट्र की पुकार के कारण ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि शायद उस भारी सब्सिडी के कारण भी जा रहे हैं। ली युआन की आंखों में थोड़ी उदासी छा गई। महुआ और मैं दोनों ही मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं और हमारे परिवार पर आर्थिक दबाव बहुत अधिक है। उसने अपना हाथ उठाया। व्रटिल्ड चुपचाप। ली युआन की कलाई से प्रकाश की एक किरण निकली, जिसने उसकी छाती के सामने एक पारदर्शी होलोग्राफिक प्रक्षेपण बनाया। रॉब सी स्टार रील्म से संबंधित युद्ध रिपोर्टों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की गई थी, जिसमें लड़ाई के लिए सब्सिडी और सहायता सब्सिडी से संबंधित समाचार भी शामिल थे। मुझे शीर्ष 5 मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों में से किसी एक में प्रवेश लेना ही होगा। ली युआन ने मन ही मन बुदबुदाया। उसका संकल्प और भी मजबूत होता जा रहा था। वूश। ली युआन खिड़की के पास वाली अलमारी के पास गया और उसे धीरे से दबाया। स्प्रिंग से चलने वाला दरवाजा खुल गया। ली युआन के सामने कपड़ों के अलावा केवल एक विशेष रूप से तैयार किया गया धातु का डिब्बा था, जिस पर अंतहीन तारों भरे आकाश का पैटर्न चमक रहा था। ये तारों भरे आकाश के मार्शल हॉल का प्रतीक था, जो 3 महान मार्शल हॉलों में से एक था। उसने डिब्बा खोला। बेसिक ची और ब्लड एलिक्सिर।
ली युआन ने डिब्बे में रखी एलिक्सिर की 10 बोतलों की 2 पंक्तियों को देखा, जिनमें से 9 खाली थीं और केवल एक पूरी बोतल बची थी। उसने अमृत की आखिरी बोतल निकाली और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। 2000 प्रति बोतल। ली युआन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई खूबसूरत बोतल को देखा, उसकी लगभग पारदर्शी और चिकनी सतह छूने पर हल्की ठंडी महसूस हुई। यह एक विशेष रूप से डिजाइन की गई बोतल थी, जो दवा के प्रभाव को लंबे समय तक बरकरार रखने में सक्षम थी। बोतल के माध्यम से अंदर बहता हुआ लाल तरल देखा जा सकता था, जो कमजोर चांदनी में हल्का लाल दिख रहा था, जिससे जीवन शक्ति और स्फूर्ति का आभास हो रहा था। यह सार्वभौमिक रूप से उपयोग किया जाने वाला मूल ची और रक्त अमृत था। यहाँ तक कि पौष्टिक भोजन सहित सामान्य भोजन भी केवल ये सुनिश्चित कर सकता है कि उच्च तीव्रता वाले शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान किसी व्यक्ति की ऊर्जा और रक्त की कमी न हो। लेकिन शारीरिक विकास की गति को बेहतर बनाने के लिए इसके लिए विभिन्न बहुमूल्य औषधियों और खजानों के उपयोग की आवश्यकता थी। ली युआन के ज्ञान के अनुसार कई बहुमूल्य औषधियां बेसिक क्यूई और ब्लड एलिक्सिर से अधिक प्रभावी थीं, लेकिन उनकी कीमतें कहीं अधिक थीं। लागत प्रभावशीलता के मामले में बेसिक क्यूई और ब्लड एलिक्सिर सहायक साधना औषधियों में सबसे उच्च स्थान पर था। फिर भी इसकी एक बोतल की कीमत 2000 ब्लू स्टार कॉइन थी। ली युआन को अपनी साधना के लिए हर 3 दिन में एक बोतल की जरूरत होती थी। वह हर महीने लगभग 2000 ब्लू स्टार कॉइन सिर्फ बेसिक ची और ब्लड एलिक्सिर पर खर्च करता था। साथ ही प्रतिदिन के भोजन का खर्च भी। हर महीने ली युआन साधना सामग्री पर लगभग 30,000 ब्लू स्टार कॉइन खर्च करता था। कपड़ों के खर्च, ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों का तो जिक्र ही नहीं। और ली कियान ली मुहुआ के साथ कोई कल्पना कर सकता है कि उनके चाचा और चाची पर कितना आर्थिक दबाव रहा होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुझे आज एक बोतल पीनी है। ली युआन ने बड़ी आसानी से बोतल का ढक्कन खोल दिया। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। ग्लग टिल्ड। ली युआन ने कुशलता से अपना सिर पीछे झुकाया और बेसिक क्यूई और ब्लड एलिक्सिर की पूरी बोतल पी ली। ये सुनिश्चित किया गया कि एक बूंद भी न बचे। फिर उसने खाली बोतल को वापस डिब्बे में रख दिया। जल्द ही ली युआन ने अपने शरीर के भीतर से गर्मी की धाराएं निकलते हुए महसूस की, जो धीरे धीरे सभी हिस्सों में फैल गईं और उसकी मांसपेशियों और हड्डियों द्वारा उत्सुकता से अवशोषित हो गईं। ये बहुत आरामदायक था। 3 दिनों के गहन अभ्यास के बाद क्यूई और रक्त अमृत की आखिरी बोतल का असर लगभग खत्म हो गया है और मेरी मांसपेशियां और हड्डियां और अधिक की लालसा कर रही हैं। ली युआन औषधि के प्रभाव से बहुत संतुष्ट थे। आधी रात हो चुकी है। महान सूर्य तारा में आकाश शास्त्र का अभ्यास करने का समय आ गया है। ली युआन पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे उनका दिमाग खाली हो गया और उनकी आत्मा अंतर्मुखी हो गई। उसकी चेतना उसके मन पर केंद्रित थी। बूम, चुपचाप उसकी चेतना एक रहस्यमयी जगह पर पहुंच गई। वहां एक अजीब महल तैर रहा था। चैप्टर 12। ये रहस्यमयी जगह असीम और अनंत, जिसका कोई अंत नहीं था। मन चेतना। जब भी मेरी चेतना मेरे मन की दुनिया में आती है तो मैं अभी भी कुछ हद तक हैरान रह जाता हूं, ली युआन ने खुद से बुदबुदाया। वह रहस्यमय स्थान वही था जिसे उसने तब जागृत किया जब उसकी शारीरिक क्षमता का स्तर 5.0 तक पहुंच गया। कई प्रयासों के बाद ली युआन ने अंततः पुष्टि की कि यह उनकी अपनी मन चेतना का स्रोत होना चाहिए, अर्थात मन जगत। ली युआन को प्रदान की गई मार्शल पाथ की असंख्य पुस्तकों में वर्णित तथाकथित मन की दुनिया को शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्टों द्वारा विभिन्न नामों से संदर्भित किया जाता था, जैसे कि ऊपरी डेंटियन महल, मस्तिष्क सागर, चेतना का सागर और कई अन्य। सरल शब्दों में, मस्तिष्क ये जीवन और आत्मा चेतना का मूल है। अगर ली युआन जाना चाहता तो बस एक विचार ही काफी होता। दिव्य महल। ली युआन की चेतना मन की दुनिया के भीतर स्थित विचित्र दिव्य महल पर केंद्रित हो गई। बाहर से देखने पर इस दिव्य महल में 4 परतें दिखाई देती थीं। पिछले 1 साल में ली युआन की शक्ति में तेजी से वृद्धि का ये सबसे बड़ा कारण था। मन की उस दुनिया में जहां दूरी का कोई महत्व नहीं है। ली युआन के एक विचार से ही वह उस विचित्र दिव्य महल में प्रवेश कर चुका था। दिव्य महल का आंतरिक भाग विशाल और असीम था। दिव्य महल पैनल। ली युआन के एक विचार के साथ ही डेटा पैनल तुरंत उसकी चेतना के दायरे में प्रकट हो गया। जब ली युआन की चेतना ने पहली बार मन की दुनिया को महसूस किया और फिर दिव्य महल में प्रवेश किया, तब दिव्य महल का पैनल प्रकट हुआ। यह इस दिव्य महल से प्राप्त होने वाला पहला लाभ था। लेकिन ली युआन की चेतना मन आत्मा दिव्य महल में केवल उद्देश्यहीन रूप से घूमने के लिए नहीं आई थी। उसकी चेतना ने पहले ही विशाल महल में मौजूद एकमात्र वस्तु जेड प्लेटफॉर्म पर ध्यान दे दिया था। पूरी तरह से लाल रंग का, एकदम साफ और बारीकी से देखने पर उस पर कई रहस्यमय पैटर्न खुदे हुए थे जो कुछ विशेष नियमों का पालन करते प्रतीत होते थे। इसमें सूक्ष्म रूप से एक प्रकार की अवर्णनीय जादुई शक्ति समाहित थी। ग्रेट सन जेड प्लेटफॉर्म। ली युआन ने मन ही मन कहा, यह वह नाम था जो उसने जेड प्लेटफॉर्म को दिया था। अगले ही क्षण ली युआन की चेतना सीधे जेड प्लेटफॉर्म पर केंद्रित हो गई, मानो वह उस अनोखे जेड प्लेटफॉर्म पर बैठा हो। बूम टिल्ड। ली युआन की पहले से सक्रिय चेतना तुरंत शांत होने लगी और जल्द ही उसकी चेतना के आसपास का वातावरण बदल गया। उसके नीचे अब जेड प्लेटफॉर्म नहीं था और उसके चारों ओर अब दिव्य महल की पहली परत नहीं थी। यह एक अनंत तारों भरे आकाश में परिवर्तित हो गया था, जिसके भीतर एक तेजस्वी विशाल सूर्य विराजमान था, जो तारों के अंतहीन विस्तार को प्रकाशित कर रहा था।
हृदय के महल के भीतर कल्पना कीजिए। महान सूर्य तारा में आकाश शास्त्र का अवलोकन करते हुए इस दृश्य विधि की विषय वस्तु अनायास ही ली युआन के हृदय में उभर आई। रहस्यमय इतिहास में दर्ज महान सूर्य तारा में आकाश शास्त्र का अवलोकन गहन है और इसकी कल्पना असीम है। महान सूर्य ऊंचा लटका हुआ है, उसकी ज्वालाएं भयंकर आग की तरह स्टील को गढ़ रही हैं, जो किसी की इच्छा शक्ति को तेज करने, उसे चट्टान की तरह दृढ़ बनाने, कष्टों के सामने निडर बनाने के लिए पर्याप्त हैं। महान सूर्य का अवलोकन चमकते हुए सद्गुण, चकाचौंध और अजेय शक्ति का संकेत देता है। विचार तारों तक फैलते हैं, हृदय के ब्रह्मांड को भर देते हैं। केंद्रित अध्ययन से सभी खगोलीय मानचित्र समझ में आ जाते हैं, अक्षांश और देशांतर के धागों को जोड़ते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का अनुकरण करते हैं। तारों भरे आकाश की एक ऐसी अवधारणा जिसमें अनंत परिवर्तन और जीवन समाहित है। महान सूर्य और तारा में आकाश एकरूप होकर दिव्य महल के भीतर आत्मा और मानसिक स्थिति का पोषण करते हैं। ली युआन की चेतना ने अनजाने में ही महान सूर्य तारा में आकाश का अवलोकन शास्त्र को तब सीख लिया था जब उसने पहली बार जेड प्लेटफॉर्म को देखा था। यह एक जादुई कल्पना विधि थी जो मन की चेतना को संयमित कर सकती थी। उस क्षण ली युआन की चेतना सीधे धधकते हुए विशाल सूर्य के सामने थी, मानो झुलसा देने वाली आग के अधीन हो, और तीव्र दर्द तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गया, जिससे उसका शरीर अनैच्छिक रूप से कांपने लगा। पीड़ा बहुत अधिक थी। यह आत्मा की पीड़ा है, वास्तविक दर्द नहीं। मेरे शरीर को कोई चोट नहीं लगेगी। ली युआन इस बात से पहले से ही परिचित था और उसने सहन करने की पूरी कोशिश की। ये जानना जरूरी है कि जूनियर हाई स्कूल में मार्शल आर्ट की साधना शुरू करने के बाद से मार्शल पथ का अभ्यास बहुत कठिन था, जिसमें पसीना और खून दोनों लगते थे, खासकर भाला चलाने की तकनीक में। क्या आप थके हुए या नींद महसूस कर रहे हैं? प्रशिक्षण जारी रखें। गर्म मौसम अभ्यास, ठंडा मौसम अभ्यास। लगातार 1 महीने की साधना के बाद फिर एक दिन आराम करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। ये कहा जा सकता है कि ली युआन ने एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट बनने के इरादे से मार्शल आर्ट में साधना पद्धतियों को शुरू किया था। उनका दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति आम लोगों से कहीं अधिक थी, और कई वर्षों के अभ्यास के बाद तो यह और भी बढ़ गई थी। फिर भी 1 साल पहले जब उन्होंने पहली बार महान सूर्य तारा में आकाश शास्त्र का अवलोकन के साथ प्रशिक्षण लिया था, तो ली युआन 10 सेकंड से भी कम समय तक ही टिक पाए थे। दर्द सचमुच असहनीय था। पिछले 1 साल में लगभग हर दिन ऐसा करने से न केवल उनकी आध्यात्मिक शक्ति मजबूत हुई बल्कि उनकी इच्छा शक्ति भी दृढ़ हुई। विचार तारों तक फैलते हैं, हृदय के ब्रह्मांड को भर देते हैं। दर्द सहते हुए ली युआन ने विजुअलाइजेशन विधि का अभ्यास करना शुरू किया। हम टिल्ड चुपचाप अनंत तारों भरे आकाश से एक कोमल शक्ति निकली, जिसने ली युआन की चेतना को पोषित किया और धीरे धीरे उसकी थकान दूर कर दी, जिससे वह भीषण सूर्य की चिलचिलाती गर्मी को सहन कर सके। बैककोट। समय बीतता गया, सेकंड दर सेकंड। ली युआन आखिरकार लगभग 3 मिनट तक टिके रहने में कामयाब रहा। धमाका, उसकी चेतना चकनाचूर हो गई। ली युआन ने अपनी आंखें खोली, क्योंकि उसकी चेतना अभी अभी स्पष्ट हुई थी। उसने कुछ देर के लिए अपने मन को शांत किया, फिर आंखें बंद कर लीं और एक बार फिर मन आत्मा दिव्य महल में प्रवेश करने के लिए ध्यान केंद्रित किया और इस प्रक्रिया को दोहराना शुरू कर दिया। ये लगभग आत्मयातना जैसा था। 1 घंटे के 1/4, आधा घंटा, 1 घंटा। अचानक ली युआन को दिव्य महल पैनल से एक संकेत मिला। आपकी आध्यात्मिक शक्ति का स्तर 12.4 से बढ़कर 12.5 हो गया है। ... आखिरकार 0.1 स्तर और बढ़ गया। ली युआन ने मन ही मन सोचा, और फिर बिना किसी देरी के उसने अपनी निरंतर साधना जारी रखी। 1 और घंटे बाद ली युआन ने फिर से कोशिश की, लेकिन पाया कि उसकी चेतना अब जेड प्लेटफॉर्म पर केंद्रित नहीं हो पा रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और अपनी स्मार्ट रिंग पर नजर डाली। सुबह के 2:11 बज रहे हैं। 2 घंटे और साधना करनी होगी। ये बात भी ली युआन समझ चुका था। महान सूर्य तारा में आकाश के अवलोकन संबंधी शास्त्र का अभ्यास करते हुए वह प्रतिदिन अधिकतम 2 घंटे ही कर सकता था, जिसके बाद वह इसे जारी रखने में असमर्थ हो जाता था। ली युआन ने परिकल्पना की कि इस पद्धति का अभ्यास करना इतना कष्टदायक था, जिसमें बार बार आध्यात्मिक दुनिया से जबरन बाहर निकलना पड़ता था, इसलिए शायद ये पूरी तरह से बिना किसी लागत के नहीं था, बस उसने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया था। प्रतिदिन अधिकतम 2 घंटे तक साधना करना संभवतः मन, आत्मा और दिव्य महल द्वारा आत्म सुरक्षा का एक रूप था। बस महान सूर्य तारा में आकाश शास्त्र का अवलोकन करने के 1 वर्ष के अभ्यास से ही मेरी आध्यात्मिक शक्ति का स्तर 5.9 से बढ़कर अब 12.5 हो गया है। जब मैंने पहली बार हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में प्रवेश किया था, ली युआन ने अपने शरीर में एक और बदलाव देखा। 2 घंटे पहले उन्हें जो अत्यधिक थकान महसूस हो रही थी, उसकी तुलना में अब उनका शरीर पूरी तरह से ठीक हो चुका था। मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षण पूरी तरह से गायब हो गए थे। ऐसा लग रहा था मानो वह 10 घंटे तक गहरी नींद सोया हो और फिर उसे बेहतरीन पेशेवर फिजियोथेरेपी मिली हो। महान सूर्य तारा में आकाश के अवलोकन पर आधारित शास्त्र का अध्ययन करने का एक और लाभ यह था गहन पुनर्स्थापना। आरामदायक। ली युआन खड़ा हो गया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपनी शारीरिक स्थिति के चरम पर लौटने के अलावा वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर के प्रति उसकी जागरूकता और उसके परिवेश के प्रति उसकी संवेदनशीलता बहुत स्पष्ट हो गई थी।
आध्यात्मिक शक्ति जितनी प्रबल होगी, शरीर पर नियंत्रण उतना ही मजबूत होगा। ऐसे में चाहे मैं भाला तकनीक का अभ्यास कर रहा हूँ, गति तकनीक का या बुनियादी साधना विधियों का, दक्षता कहीं अधिक होगी। ली युआन की आंखों में एक चमक थी। पिछले 1 साल में उन्होंने इतनी तेजी से प्रगति क्यों की? सबसे पहले ये दिव्य महल पैनल के कारण था, जो उसे हमेशा अपनी प्रगति के बारे में बताता रहता था, जिससे उसे साधना करने की प्रेरणा मिलती थी। दूसरा, यह महान सूर्य तारा में आकाश का अवलोकन करने वाले शास्त्र इस दृश्य विधि का अधिग्रहण था। साधारण लोगों से परे आध्यात्मिक शक्ति, खेती में अधिक दक्षता, इससे उनके शरीर को प्रतिदिन थोड़े समय में अत्यंत तीव्र गति से अपनी सर्वोत्तम स्वस्थ स्थिति में वापस आने का मौका मिलता है, जिससे फिजियोथेरेपी के खर्चों में काफी बचत होती है। वान शियाओ और कुछ कुलीन छात्र जैसे लोग कठिन प्रशिक्षण के बाद अपने शरीर को स्वस्थ रखने और उसे ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिक थेरेपी, मालिश, औषधीय स्नान और अन्य प्रकार की शारीरिक चिकित्सा का सहारा लेते हैं। ली युआन ने मन ही मन सोचा, लेकिन मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी मेरे द्वारा महान सूर्य तारा में आकाश शास्त्र का अवलोकन का अभ्यास करने के अतिरिक्त प्रभावों की बराबरी नहीं कर सकता। यह एक बहुत ही जादुई दृश्य विधि थी, लेकिन विधि कितनी भी जादुई क्यों ना हो, उसे चरण दर चरण विकसित करने के लिए प्रयास करना ही पड़ता है। ली युआन इस सत्य के बारे में स्पष्ट थे। बहुत से लोगों को अवसर और मुलाकातें मिलती हैं। उदाहरण के लिए, ब्लू स्टार के सबसे धनी परिवार में जन्म लेना, क्या यह एक अवसर नहीं है? उदाहरण के लिए, अगर आपका जन्म 7 स्टार एलायंस के सबसे शक्तिशाली योद्धा के परिवार में हुआ है, तो क्या यह एक अवसर नहीं है? लेकिन चाहे किसी को किसी भी तरह के अवसर मिले हों, अगर कोई उनके कारण आत्मसंतुष्ट हो जाता है और उनकी खेती की उपेक्षा करता है, फिर भविष्य में शिखर तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इस दुनिया में बहुत से लोग धनी और शक्तिशाली परिवारों में पैदा होते हैं, उनके पास संसाधन होते हैं, उच्च प्रतिभा होती है और वे कड़ी मेहनत भी करते हैं। ली युआन ने मन ही मन सोचा, अगर मैं भी कड़ी मेहनत नहीं करता तो मैं उनकी तुलना कैसे कर सकता हूँ? ये सोचकर ली युआन उठ खड़ा हुआ। अब अकादमिक विषयों की पढ़ाई का समय है। ली युआन ने अपने कमरे में मौजूद वर्चुअल नेटवर्क कैप्सूल में प्रवेश किया। बैककोड चैप्टर 13। ली युआन ने एक स्मार्ट रिंग पहनी हुई थी, जो शुरुआती मोबाइल फोन जैसी थी, लेकिन इसमें होलोग्राफिक प्रोजेक्शन और शरीर की स्थिति की निगरानी जैसे अधिक शक्तिशाली कार्य थे। हालांकि ये चेतना को आभासी नेटवर्क से नहीं जोड़ सकती थी, और वर्चुअल नेटवर्क पॉड इस युग के हर घर में एक आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में मौजूद है। इसका उपयोग करके ही कोई व्यक्ति अपनी चेतना को आभासी नेटवर्क से जोड़ सकता है। इसका स्वरूप शुरुआती अंतरिक्ष कैप्सूल गेमिंग कंसोल जैसा था। आइरिस सत्यापन, चेतना कनेक्शन। ली युआन पॉड की कुर्सी पर लेट गया और न्यूरल कनेक्शन डिवाइस पहन लिया। उसे अपनी खोपड़ी पर ठंडी धातु का एहसास हुआ। पलक झपकते ही चेतना आभासी नेटवर्क से जुड़ गई। ब्लू स्टार वर्चुअल नेट। 7 महान ग्रह तारों से भरे विशाल आकाश द्वारा अलग किए गए हैं, इसलिए प्रत्येक ग्रह का आभासी नेटवर्क अपेक्षाकृत स्वतंत्र है। कम से कम ली युआन के पास अन्य ग्रहों के आभासी नेटवर्क तक पहुंच नहीं थी। ली युआन की चेतना एक विशेष स्थान पर पहुंच गई थी। यदि वह चाहे तो वह अपनी इच्छा से जा सकता है। भले ही आभासी नेटवर्क चेतना के जुड़ाव की अनुमति देता है, फिर भी यह कुछ हद तक अवास्तविक लगता है, 100% यथार्थवाद हासिल करने में असमर्थ है। ली युआन ने मन ही मन सोचा। उपन्यासों में वर्णित शरीर डेटा स्कैनिंग की हूबहू प्रतिकृति प्राप्त करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। आखिरकार आभासी कभी भी वास्तविक की जगह नहीं ले सकता। हालांकि 70% तक की यथार्थता वाला एक आभासी नेटवर्क पहले से ही अविश्वसनीय रूप से जादुई था। अपनी स्थापना के बाद के कुछ दशकों में ही मानव सभ्यता में अभूतपूर्व परिवर्तन आया। ली युआन के दृष्टिकोण से अनेक विकल्प सामने आए। अध्ययन स्थान, आभासी विद्यालय कक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, मार्शल आर्ट्स कक्ष। आभासी शहर, जियांग शहर, राजधानी शहर, हाचेंग सुचेंग। सामाजिक स्थान, संगीत, दोस्त, डेटिंग, गेम्स। वाणिज्य, वर्चुअल मॉल, रियल एस्टेट, होटल, आरक्षण। अनगिनत विकल्प। अधिकांश विकल्प रंगीन थे, जो ये दर्शाता है कि वे सुलभ थे, लेकिन कुछ विकल्प ऐसे भी थे जो दिखाई नहीं दे रहे थे। उदाहरण के लिए, वयस्क श्रृंखला, नाबालिगों के लिए प्रतिबंधित। ली युआन कुछ समय पहले ही 17 साल का हुआ था और अभी तक वयस्क नहीं हुआ था। निजी अध्ययन कक्ष में प्रवेश करें। प्रक्रिया से परिचित, ली युआन सीधे अपने निजी अध्ययन कक्ष में प्रवेश कर गया। उन्होंने अकादमिक ज्ञान की समीक्षा शुरू की। सैद्धांतिक रूप से छात्र सभी सांस्कृतिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई ऑनलाइन पूरी कर सकते थे, लेकिन वर्चुअल नेटवर्क अंततः 100% यथार्थवाद हासिल नहीं कर सका। इसके अलावा मूर्त सामग्री ही हार्डवेयर है, जो सभी आभासीता का आधार है। इसलिए स्कूल, कार्यालय भवन और सेवा कक्ष जैसी जगहें वास्तविकता में मौजूद थीं, और छात्रों को अभी भी स्कूल जाना पड़ता था। बेशक अधिकांश कार्यालय कार्य, सांस्कृतिक परीक्षाएं, कंपनी के साक्षात्कार आदि ऑनलाइन ही पूरे किए गए। छात्रों के स्व अध्ययन के लिए, यदि उनमें उच्च स्तर का आत्म अनुशासन हो, तो वे ऑनलाइन अधिक कुशल हो सकते हैं। ली युआन उन अत्यंत अनुशासित व्यक्तियों में से एक थे। 1 घंटे के प्रभावी स्व अध्ययन के बाद सांस्कृतिक पाठ्यक्रमों का कुल स्कोर 1000 अंक है। मैंने द्वितीय वर्ष की अंतिम परीक्षा में 658 अंक प्राप्त किए। मेरा लक्ष्य इस वर्ष अपने अंतिम वर्ष में 700 अंक प्राप्त करना है। ली युआन ने मन ही मन बुदबुदाया।
मैं बस बहुत पीछे नहीं रहना चाहता। हर किसी की ऊर्जा सीमित होती है। ली युआन मार्शल आर्ट में काफी प्रतिभाशाली थे, खासकर भाला चलाने की तकनीक में, जिसमें उन्होंने गहरी समझ का प्रदर्शन किया। माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस का सामना करने से पहले ही उनकी भाला तकनीक द्वितीय स्तर की थी, जो स्पष्ट रूप से उनकी योग्यता को दर्शाती है। लेकिन अकादमिक शिक्षा में उनकी प्रतिभा निश्चित रूप से औसत थी, जुओ क्यूई और यान जुओ के बराबर तो बिल्कुल नहीं, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने इस पर बहुत कम ध्यान दिया था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह अभी तक 700 अंक हासिल नहीं कर पाया था। अगर वह 700 अंक भी हासिल कर लेता है तो भी यह गुवान माउंटेन जिले के शीर्ष हाई स्कूल में औसत से कम ही होगा। इसके बावजूद कि ली युआन के आध्यात्मिक शक्ति स्तर में वृद्धि होने के कारण पिछले एक वर्ष में उसके शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार हुआ था, जिससे उसकी अध्ययन क्षमता में वृद्धि हुई थी। अन्यथा उसे कॉलेज प्रवेश परीक्षा में 700 अंक प्राप्त करने का भी भरोसा नहीं होता। एक बहुज्ञ, कितने बहुज्ञ हो सकते हैं? मुझे जो करने की जरूरत है वह है अपने सबसे मजबूत बिंदु को पूरी तरह से उजागर करना, किसी एक का स्वामी बनना। ली युआन को खुद की स्पष्ट समझ थी। वह मार्शल आर्टिस्ट के रूप में पूर्णकालिक करियर क्यों बनाना चाहता था? पहला कारण इसके प्रति उनका गहरा प्रेम था। दूसरा कारण यह था कि माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस को जागृत करने के बाद ली युआन का मानना था कि अकादमिक मार्ग की तुलना में मार्शल पथ पर बड़ी उपलब्धियों की उनकी कहीं अधिक उम्मीदें हैं। सुबह के 3 बज चुके थे। स्कूल जाने का समय हो गया है। ली युआन वर्चुअल नेटवर्क पॉड से बाहर निकल गई। उसने अपना बैग कंधे पर टांग लिया। अपनी चाची, भाई या बहनों को परेशान किए बिना वह चुपचाप घर से निकल गया। चालक रहित ट्राम और सबवे 24 घंटे चलते हैं, लेकिन आधी रात के बाद यात्राओं के बीच का अंतराल काफी लंबा हो जाता है। इसलिए ली युआन अक्सर स्कूल जाने के लिए दौड़ना पसंद करती थी। उन्होंने इसे वार्म अप एक्सरसाइज माना। सुबह के 3 बजे के कुछ ही समय बाद सड़कों पर स्ट्रीट लैंप और इक्का दुक्का गुजरने वाले वाहनों के अलावा सब कुछ सुनसान था। कोने पर स्थित फूक वेई नूडल शॉप के पास से गुजरते हुए उसने देखा कि मालिक पहले ही जाग चुका था और दिन की तैयारी शुरू कर चुका था। बॉस, सुप्रभात, ली युआन ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। फिर से रात में भाग रहे हो, है ना? बाहर सावधान रहना। एप्रन पहने मालिक खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए ली युआन का अभिवादन किया। वे अक्सर एक दूसरे से टकरा जाते थे, एक दूसरे की पहचान या नाम न जानते हुए भी समय के साथ वे एक दूसरे से परिचित अजनबी बन गए थे। 20 मिनट बाद ली युआन स्कूल पहुंची। प्रवेश के लिए चेहरे की पहचान आवश्यक है। वह कक्षा में गया और वहां की बत्तियां जल रही थीं। मैं 2 घंटे की बुनियादी साधना विधि से शुरुआत करूंगा, ली युआन ने कक्षा के कोने में खड़े होकर कहा, अपने मन को शांत किया और जल्दी से मार्शल आर्ट में अभ्यास की जाने वाली मुद्रा में आ गया। उनकी शारीरिक मुद्रा चट्टान की तरह मजबूत थी, जिसमें वे सांस लेने की तकनीकों के साथ 36 प्रकार की गतिविधियों का समन्वय कर रहे थे। उन्होंने साधना के एक नए दिन की शुरुआत की। सॉलिड रॉक फाउंडेशन इनिशिएशन, रॉक ब्रेकिंग स्लाइड, स्टांस एज स्टेडी एज अ पिलर, स्काई शेटिंग स्टोन, हार्ड स्मैश एज डायमंड, माउंटेन फर्म एज अ डिग। ये 36 फॉर्म मूल रूप से सॉलिड रॉक फिस्ट टेक्निक से लिए गए थे। इसे अभ्यास विधि और युद्ध अनुप्रयोग में विभाजित किया गया था। वास्तव में ली युआन ने भाला तकनीक की तुलना में ठोस चट्टान साधना तकनीक पर कहीं अधिक प्रयास किया। भाला चलाने की तकनीक पर धीरे धीरे विचार किया जा सकता है, लेकिन मेरी मार्शल स्पिरिट जल्द जागृत नहीं होगी और 7 उच्च श्रेणी की साधना विधियों में से कोई भी मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, ली युआन ने मन ही मन सोचा। ऐसे में मुझे सॉलिड रॉक कल्टीवेशन तकनीक का उपयोग करके साधना जारी रखनी होगी। मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद भी मुझे शायद इसी साधना तकनीक पर निर्भर रहना पड़े, इसलिए मुझे ठोस चट्टान मुट्ठी तकनीक का लगन से अध्ययन करना चाहिए। ली युआन के विचार स्पष्ट थे, मेरी मुट्ठी तकनीक का स्तर जितना ऊंचा होगा, मेरी शारीरिक साधना उतनी ही अधिक प्रभावी होगी। शारीरिक क्षमता आधार है। भाला चलाने की तकनीक और गति तकनीक वे हथियार हैं जो शारीरिक क्षमता को उजागर करते हैं। इसके अलावा भाला चलाने की तकनीक, गति की तकनीक और मुक्केबाजी की तकनीक मूल रूप से शरीर और मन का संयोजन है। मार्शल आर्ट कौशल के एक पहलू में प्रगति से अन्य कौशलों में तेजी से सुधार हो सकता है। समय बीतता गया। ली युआन ने अथक अभ्यास किया और धीरे धीरे कमर क्षेत्र में स्थित उसके दांतियान से एक हल्की गर्म धारा प्रवाहित हुई, जो उसके पूरे शरीर में फैल गई और मांसपेशियों और हड्डियों द्वारा भस्म और अवशोषित हो गई। कुछ घंटे पहले उसने जो बुनियादी ऊर्जा और रक्तयुक्त औषधीय घोल लिया था, उसका असर धीरे धीरे दिखने लगा था। मांसपेशियां अधिक मजबूत हो गईं, हड्डियों का घनत्व और बढ़ गया और आंतरिक अंग अधिक सुदृढ़ हो रहे थे। केवल अथक साधना से ही औषधीय घोल की प्रभावशीलता को व्यर्थ होने से बचाया जा सकता था। ली युआन ने थकान के किसी भी लक्षण को दिखाए बिना साधना जारी रखी। उनके मन में अनायास ही मानव सभ्यता के प्रथम मार्शल आर्ट महापुरुष डोंगफांग जी के प्रसिद्ध शब्द उभर आए। युद्ध पथ क्या है? मार्शल पथ का अर्थ दूसरों से आगे निकलना नहीं है। इसका अर्थ है अपने रक्त और जुनून की हर बूंद को दैनिक प्रशिक्षण में दिन रात 16 घंटे प्रतिदिन लगातार 100 वर्षों तक लगाना, और जब आप अगले 100 वर्षों के बाद पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप ही मार्शल पथ हैं। युद्ध पथ ही मैं हूँ। सुबह के 4 बजे के ठीक बाद आसमान अभी भी अंधेरा था। बूम! एक बुद्धिमान ऑफ रोड वाहन स्कूल के गेट से अंदर आ गया।
यह अपने आप पाक हो गई। लोहे की मीनार की तरह लंबा एक व्यक्ति और काले वस्त्र पहने एक मजबूत कदकाठी वाली महिला कार से बाहर निकली। दोनों कार्यालय भवन की ओर चल पड़े। टाइटा, क्या आप इसी स्कूल में काम करती हैं? दृढ़ चेहरे और चील जैसी तीक्ष्ण आंखों वाली महिला ने कैंपस पर नजर दौड़ाई। सेवानिवृत्ति के बाद आपसे मिलने की यह मेरी पहली यात्रा है। जूबो ने शायद ही कभी मुस्कुराया हो और कहा, इस बार तो आप वाकई जल्दी में हैं। जियांग शहर से गुजर रहे हैं और सिर्फ 4 घंटे ही रुक सकते हैं। मैं खास तौर पर आपकी दवाइयों की जांच करने आई हूँ, काले कपड़े पहनी महिला ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। नहीं तो, इतने जरूरी कामों के चलते मैं जियांग शहर में रुकती ही नहीं। चलिए, मुझे आपके थेरेपी रूम में ले चलिए, जहां मैं आपकी प्रारंभिक जांच कर लूंगी। यदि आपकी तंत्रिका संबंधी चोट बिगड़ गई है, तो पर्यवेक्षकों को आपके लिए एक नया समाधान निकालना होगा। अचानक काले कपड़े पहनी महिला ने अपने कदम रोक दिए। एक छात्र इतनी जल्दी अभ्यास करने के लिए यहाँ आ गया है और वह काफी अच्छा कर रहा है। उसकी बुनियादी साधना विधि लगभग पूर्ण हो चुकी है और उसका अपने शरीर पर उच्च स्तर का नियंत्रण है, काले वस्त्र पहने महिला ने थोड़ी हैरानी से कहा। उसकी नजर पास की एक इमारत की ओर चली गई। पूरे हाई स्कूल भवन में पहली मंजिल पर स्थित केवल एक कक्षा में रोशनी थी। खिड़की से अंदर एक छात्र को मुक्केबाजी तकनीक का अभ्यास करते हुए देखा जा सकता था। प्रत्येक गतिविधि जमीन पर खड़ी एक चट्टान की तरह स्थिर थी, जो एक अटूट आभा बिखेर रही थी। ली युआन, जूबो ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या वह इतनी जल्दी स्कूल में अभ्यास कर रहा है? क्या उसका शरीर इसे सहन कर पाएगा? खेती संयमित मात्रा में की जानी चाहिए। जूबो के विचार में कुशल साधना के लिए पर्याप्त नींद, आराम, आहार और उपचार सुनिश्चित करना आवश्यक था। उसकी जीवंतता, ऊर्जा से भरपूर रक्त और तरोताजा स्थिति को देखते हुए लगता है कि उसने खूब आराम किया है। काले कपड़े पहनी महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, टाइटा, क्या तुम उसे जानते हो? क्या वह तुम्हारा छात्र है? वह मेरा छात्र है, जूबो ने ली युआन की ओर ध्यानपूर्वक देखते हुए कहा। चलिए, पहले हम मेरे मार्शल आर्ट्स रूम में जाएंगे। चैप्टर 14। जूबो और काले कपड़े पहनी महिला कक्षा के पास से गुजरे। उनकी सांसें इतनी अच्छी तरह से छिपी हुई थीं कि, और क्योंकि उन्होंने ज्यादा देर तक ध्यान नहीं दिया, इसलिए ली युआन ने उन्हें बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। वह पूरी तरह से अपनी साधना में लीन था। हालांकि ली युआन अपने अकादमिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन करते समय गंभीर थे, लेकिन मूल रूप से वे इसे कार्य पूरा करने की मानसिकता से करते थे, इसलिए उनकी दक्षता का उच्चतम स्तर तक पहुंचना मुश्किल था। लेकिन जब ली युआन अपनी मुक्केबाजी या भाले की तकनीक का अभ्यास करता था, तो अपनी शारीरिक क्षमता और युद्ध कौशल में धीरे धीरे सुधार महसूस करके वह हार्दिक आनंद से भर जाता था। पूरी तरह से केंद्रित। किसी एक काम को अच्छे से करना तभी संभव होता है जब कोई उसमें पूरी तरह से डूबा हुआ हो और उसे दिल से प्यार करता हो। यही सबसे बड़ी प्रगति करने का एकमात्र तरीका है। समय बीतता गया, मिनट दर मिनट, सेकंड दर सेकंड। अचानक आपकी मुक्केबाजी तकनीक का दायरा तीसरे चरण में 88% से बढ़कर तीसरे चरण में 89% हो गया है। आपकी मुट्ठी की ताकत 426 किलोग्राम से बढ़कर 427 किलोग्राम हो गई है। आपकी गति 14.4 मीटर सेकंड से बढ़कर 14.5 मीटर सेकंड हो गई है। ली युआन की दृष्टि में अचानक 3 संकेत प्रकट हुए और उसके दिव्य महल पैनल का डेटा तदनुसार बदल गया। लेकिन वह अपनी साधना में इतना लीन था कि उसने अपने शारीरिक गुणों में हुए मामूली सुधारों पर भी ध्यान नहीं दिया। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक कि अचानक उसकी इंटेलिजेंट रिस्टबैंड में कंपन नहीं होने लगी। क्या सच में सुबह के 5:30 बज गए हैं? समय कितनी जल्दी बीत जाता है। ली युआन चौंक कर जाग गया। उसे पहले से ही बहुत पसीना आ रहा था। मेरी शारीरिक क्षमता में फिर से सुधार हुआ है। तभी ली युआन ने दिव्य महल के पैनल पर लगे संकेतों पर ध्यान दिया। उसे अपने मन में और भी अधिक संतुष्टि का अनुभव हुआ। हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति होती रहे, बशर्ते इसे लगातार बनाए रखा जाए, ली युआन ने मन ही मन सोचा। 1 वर्ष पूर्व मन आत्मा दिव्य महल को जागृत करने और महान सूर्य तारा में आकाश शास्त्र का अध्ययन करने के बाद से ली युआन को प्रतिदिन केवल 2 घंटे ध्यान करने की आवश्यकता होती थी। यदि वह अपने मन की असहनीय पीड़ा को सहन कर लेता, तो उसकी शारीरिक थकावट पूरी तरह से दूर हो जाती, जिससे उसे नींद या गहन चिकित्सा से भी बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिलता। तब से उसने सुबह लगभग 3:30 बजे साधना के लिए विद्यालय पहुंचने की आदत विकसित कर ली थी। छुट्टियों के दौरान भी वह अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के निचले हिस्से में अकेले खेती करने के लिए जगह ढूंढ लेता था। पूरी लगन से प्रयास करना। ऐसा करने से ही वह पिछले 1 वर्ष में मार्शल पाथ में इतनी तेजी से प्रगति करने में सक्षम हो पाया था। ली युआन ने अपने शरीर से पसीना पोंछा और तौलिया वापस रख दिया। अचानक कुछ महसूस होने पर उसने पीछे मुड़कर देखा। तियान्यू, तुम इतनी जल्दी यहाँ आ गए। ली युआन ने पीठ पर लदे दुबले पतले लड़के को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तुम तो मुझसे भी पहले यहाँ आ गए। ली तियान्यू ने ली युआन की ओर आश्चर्य से देखते हुए कहा। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ आया हूँ, अभी अभी अपना बैग रखा है। ली युआन ने अपना लंबा भाला निकालते हुए हंसते हुए कहा, कल शाम मैं तुमसे पहले ही अपना स्व अध्ययन छोड़कर चला गया था, इसलिए मुझे सुबह और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। क्या ऐसा है? ली तियान्यू ने हैरानी से ली युआन की ओर देखा। उन्हें अब याद नहीं था कि ऐसा कितनी बार हो चुका था।
हर बार शाम को स्व अध्ययन के बाद वह कक्षा से निकलने वाला आखिरी छात्र होता था, इसीलिए उसके सहपाठियों ने उसे पहला अध्ययन राजा कहना शुरू कर दिया था। लेकिन केवल ली तियान्यू ही जानता था कि चाहे वह सुबह 6:30 बजे, 6:15 बजे या यहाँ तक कि 6 बजे कक्षा में पहुंचे, एक आकृति हमेशा उसके सामने होती थी, ली युआन। आज वह जानबूझकर सुबह 5:40 बजे पहुंचा। ली युआन पहले से ही कक्षा में खड़ी थी। पफ। थोड़ी दूर पर ली युआन ने अपना लंबा भाला निकाला और चुपचाप अपनी भाला चलाने की तकनीक का अभ्यास करने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि ली युआन हर दिन सुबह 5:30 बजे या उससे भी पहले स्कूल पहुंच जाता हो? ली युआन को देखते हुए ली तियान्यू के मन में यह विचार आया। उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। असंभव, मेरा घर स्कूल से बस एक गली दूर है, काफी पास। जब मैं कभी कभी सुबह 5 बजे के आसपास पहुंचता हूं, तो मुझे दिन में थोड़ी नींद आती है, ली तियान्यू ने मन ही मन सोचा। अगर मैं पूरे दिन पूरी तरह से ऊर्जावान रहना चाहता हूं, तो मुझे सुबह 6:15 बजे उठना चाहिए। ली तियान्यू भी उतने ही अनुशासित थे। ली युआन का परिवार मेरे परिवार से थोड़ा ही बेहतर है, इसलिए वह उच्च स्तरीय चिकित्सा का खर्च नहीं उठा सकता और वह बहुत दूर रहता है। अगर उसे सुबह 5:30 बजे तक स्कूल पहुंचना है, तो उसे सुबह 5 बजे उठना होगा। उसका शरीर इसे सहन नहीं कर सकता। वह भी मेरी तरह ही होगा, जो कभी कभार ही सुबह सुबह अभ्यास के लिए स्कूल आता होगा। बस कुछ मौकों पर हम संयोगवश एक दूसरे से मिल गए, ली तियान्यू ने अनुमान लगाया। उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और स्वयं ही बुनियादी साधना विधि का अभ्यास करना शुरू कर दिया। सुबह 6:30 बजे तक। तब तक दिन का उजाला हो चुका था और कुछ सहपाठी धीरे धीरे मार्शल पाथ कक्षा में आने लगे। तुम दोनों राजा बनने की पढ़ाई करने वाले फिर से आ गए हो, कई सहपाठियों ने चिढ़ाया, और फिर वे सभी अपने अपने तरीके से अभ्यास करने लगे। ऐसा नहीं था कि कक्षा 3-2 के छात्रों ने कड़ी मेहनत नहीं की, बल्कि उनमें से अधिकांश ने अकादमिक पाठ्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया, और भले ही वे जल्दी आ गए हों, वे संभवतः समीक्षा के लिए एक अकादमिक कक्षा में चले जाते। क्लैंग। ली युआन ने अपना लंबा भाला वापस हथियार कैबिनेट में रख दिया और कैंटीन जाने के लिए कक्षा से बाहर निकल गया। नाश्ते का समय हो गया था। दिन में 3 बार निर्धारित समय पर भोजन करना और शरीर की आवश्यकता के अनुसार स्नैक्स या भोजन की मात्रा को समायोजित करना, यह मार्शल पाथ के छात्र के लिए बुनियादी आचार संहिता है। नाश्ते के बाद ली युआन सीधे सांस्कृतिक कक्षा में गईं और सांस्कृतिक पाठों से भरी सुबह की शुरुआत की। दिन ब दिन ली युआन ने व्यवस्थित रूप से अभ्यास किया। वरिष्ठ वर्ष के छात्रों के लिए, चाहे वे सांस्कृतिक अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करें या मार्शल पथ पर, यह प्रक्रिया बेहद नीरस और निराशाजनक थी। लेकिन ली युआन को यह बात स्पष्ट थी कि वास्तविक अर्थों में कोई भी वास्तविक प्रतिभावान नहीं होता। प्रतिभा हमेशा से 99% परिश्रम और 1% हुनर का मेल रहा है, और कभी कभी किसी बाधा को पार करने में वह 1% हुनर वास्तव में अधिक महत्वपूर्ण होता है। हालांकि 99% मेहनत के बिना किसी की प्रतिभा कितनी भी उच्च क्यों न हो, अंततः वह एक हवाई महल ही साबित होगी। क्योंकि दुनिया में प्रतिभाशाली लोगों की कभी कमी नहीं होती। जिस चीज की हमेशा कमी रहती है, वह है मेहनती प्रतिभावान लोग। दिन ब दिन समय बीतता गया और अचानक सितंबर का मध्य आ गया। इस दौरान ली युआन ने स्टारी स्काई मार्शल हॉल गुवान माउंटेन डिस्ट्रिक्ट शाखा का दौरा करने के लिए समय निकाला और अंकल जोंग से 19,000 ब्लू स्टार कॉइन्स में बेसिक ब्लड क्यूई लिक्विड का एक पूरा बॉक्स खरीदा। उनके चाचा ली चांगजोऊ के मित्र चाचा जोंग एक एंट्री रैंक के मार्शल आर्टिस्ट और स्टारी स्काई मार्शल हॉल के सदस्य थे, जिन्होंने रियायती दर पर बुनियादी रक्त क्यूई तरल खरीदने में मदद की। फिर भी इस खर्च से ली युआन का दिल दुख रहा था, लेकिन इसे खर्च करना ही था। यदि उसके शरीर में बुनियादी रक्त ऊर्जा क्यूई तरल पदार्थ नहीं होता, तो उसकी शारीरिक गुणवत्ता में प्रगति कम से कम आधी हो जाती। हो सकता है कि उसका शरीर भी इस तरह के तीव्र प्रशिक्षण को सहन न कर पाए, जिसके परिणामस्वरूप कमी आ सकती है। मार्शल मार्ग में न केवल प्रतिभा और प्रयास की आवश्यकता होती है, बल्कि वित्तीय निवेश की भी आवश्यकता होती है। तीनों ही अपरिहार्य थे, और अब शिक्षक जूबो द्वारा तृतीय श्रेणी छात्रवृत्ति का वादा किए हुए 10 दिन से अधिक समय बीत चुका था। ली युआन मन ही मन उत्सुक था, लेकिन इस दौरान, चाहे वह मार्शल पाथ की कक्षाओं के दौरान हो या अवकाश के दौरान शिक्षक जूबो से मुलाकात के समय, ली युआन ने कभी इसका जिक्र नहीं किया। ऐसा लग रहा था मानो उन दोनों के बीच ऐसी कोई बातचीत हुई ही ना हो। इस छात्रवृत्ति के लिए मैं केवल प्रतीक्षा कर सकता हूँ, मुझे इसके लिए अनुरोध नहीं करना चाहिए, ली युआन ने मन ही मन आह भरी, क्योंकि वह इसके हकदार नहीं थे। अगर शिक्षक जूबो इतने समय तक चुप रहे होते, तो उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ा होता। पहले से ही पूछना दूसरे पक्ष को नाराज ही करेगा। कुछ ही समय में 5 दिन और बीत गए। चांदनी धुंधली थी, जो वरिष्ठ शिक्षण भवन के बाहर तेल सरू के रास्ते पर एक ठंडी चमक बिखेर रही थी। सीनियर ईयर कक्षा 2 के विशाल मार्शल पाथ कक्षागृह में 1 दर्जन छात्र छात्राएं अपने अपने तरीके से अभ्यास कर रहे थे। मैदान के एक तरफ ली युआन अपनी भाला चलाने की तकनीक का अभ्यास करने में मग्न था। वहां खड़े होकर उनकी पूरी उपस्थिति एक अचल चट्टान की तरह थी, जिससे एक अदृश्य दबाव उत्पन्न हो रहा था, और उनके दोनों हाथों में भाला था। उन्होंने लंबे भाले के साथ विभिन्न तकनीकों का बार बार अभ्यास किया। पफ पफ
भाले की नोक ने हवा में अदृश्य चाप बनाए, जिससे परछाई बन गईं, जो आंधी की तरह तेज और आक्रामक सीधे वार करती थीं। बूम! अचानक एक ठोस चट्टान के स्तंभ की तरह दृढ़ भाले की परछाइयां अनंत रूप से बहने लगीं। ली युआन द्वारा भाले को घुमाने, उठाने, वार करने और रोकने का हर प्रयास ठीक उन्हीं बिंदुओं पर होता था जिनकी उसने अपने मन में कल्पना की थी। अपनी रीढ़ को झुकाते और कमर को मरोड़ते हुए उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां लंबे भाले के साथ गतिमान हो गईं, जिससे शरीर, हृदय और हथियार के बीच एकता का एक उच्च स्तर प्राप्त हुआ। अचानक ली युआन, जिसने अभी अभी अपने भाले के साथ रक्षात्मक मुद्रा अपनाई थी, अचानक एक शक्तिशाली प्रहार के साथ आगे बढ़ा, मानो चट्टानी घाटियों की भीड़ में छिपा हुआ कोई अजगर अपनी शक्ति को उजागर कर दे। इस प्रहार की शक्ति इसके विस्फोट से पहले पूरी तरह से छिपी हुई थी, लेकिन जब बलपूर्वक आगे की ओर विस्फोट हुआ तो उसकी प्रचंडता चरम सीमा पर पहुंच गई। बूम! भाले की परछाइयां पल भर में धुंधली हो गईं और हवा में जैसे चटकने की आवाज आई। ये दृश्य आसपास के सभी छात्र चकित रह गए, जो ली युआन द्वारा अभी अभी किए गए इस कृत्य को देखने के लिए अपना सिर घुमाने से खुद को रोक नहीं पाए। आखिरकार मैंने इस घातक चाल में पूरी तरह महारत हासिल कर ली है। गॉगन, घाटी में छिपा हुआ ली युआन ने अपना भाला पीछे खींच लिया, उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक दिखाई दी। इस चाल के साथ मेरे द्वारा पहले बनाई गई ठोस चट्टान स्तंभ नामक घातक चाल का संयोजन, एक आक्रमण और एक रक्षात्मक क्रिया एक दूसरे का समर्थन करती है। मैं अब स्टाररी स्काईज फाइटिंग नेटवर्क पर गोल्ड स्टेज में 500 से अधिक अंक प्राप्त करने में पूरी तरह सक्षम हूं। कॉम्बैट नेटवर्क ने लंबे समय से एक नियम स्थापित कर रखा था। यदि कोई 18 वर्ष की आयु से पहले गोल्ड स्टेज में 500 अंक प्राप्त कर लेता है तो उसे 50,000 ब्लू स्टार कॉइन से पुरस्कृत किया जाएगा। ली युआन ने अचानक दिव्य महल के पैनल पर एक चेतावनी देखी। आपकी भाला तकनीक का स्तर तीसरे चरण 40% से बढ़कर तीसरे चरण 46% तक पहुंच गया है। चैप्टर 15। इस अनोखी चाल को बनाने से मेरी भाला तकनीक का दायरा 6% बढ़ गया है। ली युआन के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। इस तरह का सुधार उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप था। ली युआन को याद आया कि अपने जूनियर वर्ष के दूसरे सेमेस्टर के दौरान जैसे जैसे अंतिम परीक्षाएं नजदीक आ रही थी, उसकी भाला तकनीक का स्तर द्वितीय चरण में 99% पर अटक गया था और वह इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उस समय शिक्षक जू ने उन्हें 3 सलाहें दी थीं। सबसे पहले, मुक्केबाजी की तकनीक और गति तकनीक दोनों शरीर और मन का संयोजन है। जैसे जैसे आप अपने शरीर पर नियंत्रण में सुधार करते हैं और उसकी पूरी ताकत का उपयोग करना सीखते हैं, वैसे वैसे मुक्केबाजी की तकनीक और गति तकनीक में भी सुधार होता जाता है, और इसका उल्टा भी सच है। दूसरा, भाला तकनीक एक हथियार है। भाला तकनीक का अभ्यास करने का सार शरीर, मन और हथियार का एकीकरण है। चूंकि हथियार शरीर का अंतर्निहित अंग नहीं बल्कि एक बाहरी वस्तु है, इसलिए इसका अभ्यास करना अधिक कठिन है। हालांकि एक हथियार शरीर की शक्ति से परे भयानक युद्ध शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तीसरा, जब भाला चलाने के अभ्यास में आपको कोई बाधा महसूस हो तो अपनी मुट्ठियों को भाले में बदलने की कोशिश करें। ऐतिहासिक रूप से पारंपरिक मार्शल आर्ट में शिंगई क्वान भाला चलाने के कौशल से विकसित हुआ है। ली युआन ने मन ही मन सोचा, भाला तकनीक की ताकत और तकनीकी विविधताओं को बिना हथियारों के मुक्केबाजी तकनीक में एकीकृत करने से भाला सचमुच एक मुट्ठी में बदल जाता है। इस युग में आसन अभ्यास और श्वास तकनीक जैसी साधना पद्धतियों के एक दूसरे के पूरक होने से शरीर साधना की दक्षता प्राचीन काल की तुलना में कहीं अधिक है। संपूर्ण मानव सभ्यता जीवन विकास के पथ पर अग्रसर है। जीवन की सीमाओं को बार बार तोड़ती हुई अंततः आकाश और पृथ्वी में विचरण करने में सक्षम मार्शल आर्टिस्टों को जन्म देती है, लेकिन मार्शल आर्ट कौशल के मूलभूत सिद्धांत अपरिवर्तित रहते हैं। ली युआन ने अतीत की समीक्षा की। सॉलिड रॉक फिस्ट टेक्निक और पारंपरिक शिंगई क्वान में समान कुशलता है और इन्हें स्पीयर टेक्निक में भी बदला जा सकता है। शिक्षक जूबो से मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद ली युआन ने यही रास्ता चुना। ये भी एक कारण था कि ली युआन ने सॉलिड रॉक फिस्ट तकनीक का इतनी लगन से अध्ययन किया था। मुक्केबाजी की तकनीक, भाले की तकनीक और गति की तकनीक कभी भी एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं थी, बल्कि एक दूसरे को बढ़ावा देती थी। अपने जूनियर वर्ष की अंतिम परीक्षाओं के दौरान ली युआन सफलता प्राप्त करने में कामयाब नहीं हो पाया था। इसलिए छुट्टियों के दौरान उन्होंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया और लगातार सोचते रहे। स्कूल दोबारा शुरू होने से ठीक पहले के आधे महीने में उनकी आध्यात्मिक शक्ति और भी बढ़ गई। ली युआन ने भाला चलाने के बुनियादी कौशल को आधार बनाया और ठोस चट्टान मुट्ठी तकनीक के मूल रहस्यों को मिलाकर अपनी पहली वास्तविक भाला तकनीक की चाल ठोस चट्टान स्तंभ का निर्माण किया। इस चाल में सॉलिड रॉक फिस्ट टेक्निक की 2 चालों, सॉलिड रॉक फाउंडेशन इनिशिएशन और फोर्स लाइक ए स्टेडी पिलक को मिलाकर स्पीयर टेक्निक बनाई गई। ठोस चट्टान साधना तकनीक और ठोस चट्टान मुट्ठी तकनीक दोनों ही जमीन से मिलने वाली नींव और ऊर्जा को प्राथमिकता देती हैं, और ये 7 मूलभूत साधना विधियों में रक्षा के मामले में सबसे मजबूत हैं। ये स्पीयर टेक्निक मूव भी एक रक्षात्मक मूव था। ठोस चट्टान स्तंभ बनाने से ली युआन की भाला तकनीक का स्तर दूसरे चरण के 99% से एक ही झटके में तीसरे चरण तक पहुंच गया। स्कूल सत्र की शुरुआत में शिक्षक जूबो के साथ परीक्षा और अभ्यास सत्र के दौरान ली युआन अपनी इस अनूठी चाल के कारण ही 10 से अधिक वार झेलने में सक्षम था। रक्षात्मक भाले की चाल ही आपकी जान बचा सकती है।
दुश्मन को मारना है, आपको हमला करना होगा। इसलिए इन 2 महीनों में ली युआन एक आक्रमण रणनीति बनाने के बारे में सोच रहा था। सॉलिड रॉक फिस्ट टेक्निक रक्षा में उत्कृष्ट है, इसलिए रक्षात्मक अंतिम चाल बनाना आसान है, लेकिन आक्रमण चाल बनाना कठिन है। 7 मूलभूत साधना विधियों में 7 मुट्ठी तकनीकें शामिल हैं, जैसे ध्वजती ज्वाला मुट्ठी तकनीक और सच्ची स्वर्ण मुट्ठी तकनीक, जो आक्रमण करने में अच्छी हैं और आक्रमण के अंतिम दांव को अधिक आसानी से बना सकती हैं। मुक्केबाजी और भाले की तकनीक का बार बार अभ्यास करने से जैसे जैसे उसका कौशल स्तर बढ़ता गया, पलटवार भाला की अवधारणा का संदर्भ लेने के बाद ही ली युआन को अंततः सफलता मिली। टर्नअबाउट स्पीयर में दुश्मन के सामने कमजोरी का दिखावा करना, पीछे हटने का नाटक करना और फिर अचानक पलटकर जवाबी हमला करना शामिल है। ये घुड़सवारी करते हुए भाला चलाने की कला है, ली युआन ने मन ही मन सोचा। मेरी सॉलिड रॉक स्पीयर तकनीक रक्षा में उत्कृष्ट है, चाहे वह ऊर्जा का संचार हो, पैरों की चाल हो या भाला पकड़ने का तरीका, रक्षा की ओर एक सहज प्रवृत्ति है। फिर जिस क्षण मैं हमला करने की पहल करता हूं, भाले की चालों के बीच बदलाव के दौरान दुश्मन के लिए नकली हमले और असली हमले के बीच अंतर करना आसान हो जाता है। एकमात्र तरीका है जवाबी हमला करना, रक्षा को आक्रमण के रूप में इस्तेमाल करना, दुश्मन के लापरवाह होने या भयंकर हमले के बाद थक जाने का इंतजार करना, फिर अचानक घातक प्रहार करना। ली युआन की आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। इसी सिद्धांत पर ली युआन ने अंततः गॉज में छिपा हुआ ड्रैगन नामक घातक चाल का निर्माण किया। पिछले 2 हफ्तों में मार्शल आर्ट के एकल सत्रों और शिक्षक जू के व्यक्तिगत मार्गदर्शन के आधार पर ली युआन ने सोचा। पहला और दूसरा चरण कौशल की नींव हैं। हाल के पाठों में शिक्षक जू बो ने ली युआन को हमेशा व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान किया। तीसरे चरण में शरीर, मन और हथियार के एकीकरण पर जोर दिया जाता है और शरीर की 100% शक्ति का उपयोग करने का प्रयास किया जाता है। ली युआन ने मन ही मन सोचा। भाला और मुक्के चलाने की जो तकनीक मैं सामान्यतः सहज रूप से करता हूं, उससे मेरी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं हो पाता। अंतिम दांव खेलने का अवसर मिलने पर ही मैं इसे हासिल कर सकता हूं। केवल वे ही चालें जो शरीर की पूरी ताकत को उजागर कर सकती हैं, उन्हें ही अंतिम या घातक चालें माना जा सकता है। अब तक ली युआन द्वारा बनाई गई अंतिम चालें केवल 2 ही थीं। आगे चलकर अगर मैं और भी बेहतरीन वार कर सकूं, ली युआन ने धीरे धीरे अपने भविष्य के मार्ग को स्पष्ट करते हुए कहा। यहां तक कि एक दिन मेरे द्वारा किया गया हर मुक्का या भाले का वार बिना किसी शक्ति को बर्बाद किए ऊर्जा और हथियार की शक्ति के संचार में पूर्णता प्राप्त कर ले तो मेरी मार्शल आर्ट कौशल चौथे स्तर तक पहुंच जाएगी। शिक्षक जू बो के व्याख्यानों में तथाकथित चौथे चरण के क्षेत्र का एक और नाम है हथियार के साथ एकता। इसे शरीर मन हथियार एकीकरण के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में यदि किसी के कौशल चौथे स्तर तक पहुंच जाते थे तो वे मुश्किल से ही भाला तकनीक के उस्ताद या मुक्केबाजी तकनीक के उस्ताद कहलाने के योग्य हो पाते थे। हथियार के साथ एकात्मता, ये तो अभी दूर की बात है। ली युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। चलते चलते आइए और भी अंतिम चालों पर विचार करें। प्रत्येक अंतिम चाल मूलतः शरीर द्वारा बल को पूर्णतया लगाने का एक विशिष्ट तरीका है। जितने अधिक चरमपंथी दांव पेच बनाए जाते हैं, शरीर की समग्र शक्ति उत्पादन तकनीकें उतनी ही परिपूर्ण होती जाती हैं और अंततः व्यक्ति स्वाभाविक रूप से चौथे चरण के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। वाह! बैककोट। तस्क ली युआन ने अपनी भाला तकनीक का अभ्यास जारी रखा और घाटी में छिपा ड्रैगन चाल से अधिक परिचित हो गया। परसों छुट्टी है, मेरे पास काफी समय होगा, इसलिए मैं कड़ी मेहनत करके अपने अंक बढ़ाकर 500 अंक हासिल करके स्वर्ण स्तर तक पहुंच जाऊंगा, ली युआन ने दृढ़ निश्चय किया। मुझे छात्रवृत्ति का बेसब्री से इंतजार है। अगर वह अपने परिवार पर आर्थिक बोझ कम करना चाहता है तो उसे खुद ही कोई रास्ता ढूंढना होगा। स्टाररी स्काइज फाइटिंग नेटवर्क से मिलने वाली 50,000 की पुरस्कार राशि काफी समय से ली युआन के दिमाग में थी। कार्यालय भवन, पहली मंजिल। शिक्षक जू बो का कार्यालय बहुत विशाल था। मार्शल आर्ट कक्ष के बीच में खड़े मीनारनुमा कदकाठी वाले और मार्शल आर्ट की वर्दी पहने हुए जू बो ने टिप्पणी की, ये लड़का बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। उसके सामने लगभग 2 मीटर ऊंची और 2.5 मीटर चौड़ी एक प्रकाश स्क्रीन पर प्रकाश का एक समूह मिलकर एक छवि बन गया। स्क्रीन पर कक्षा सीनियर 32 की मार्शल आर्ट्स कक्षा प्रदर्शित की गई और बड़ी की गई तस्वीर में ली युआन को अपनी घाटी में छिपा हुआ ड्रैगन भाला तकनीक का अभ्यास करते हुए दिखाया गया था। वह वाकई शांत रह सकता है। इतने समय बाद भी उसने मुझसे इसके बारे में नहीं पूछा। बच्चा वाकई बहुत स्थिर है, शिक्षक जू ने अपनी मुस्कान में थोड़ी शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। स्कूल में होम रूम टीचर और स्पेशल ग्रेड इंस्ट्रक्टर होने के नाते उनके पास उच्च स्तरीय पहुंच थी और वे कक्षा की निगरानी फुटेज को आसानी से देख सकते थे। इसलिए जब उन्होंने देखा कि ली युआन उस दिन 4 बजे के बाद स्कूल पहुंची, उसने ली युआन पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया और उसके पिछले निगरानी रिकॉर्ड की एक महत्वपूर्ण मात्रा निकाली। ये जांच यहां तक कि जूबो जैसे बड़े दृश्यों के आदी व्यक्ति के लिए भी कुछ हद तक आश्चर्यजनक थी। उन्हें पता चला कि ली युआन 1 साल से हर दिन 3 बजे के बाद स्कूल आ रहा था, बिना कभी आराम किए। दृढ़ निश्चयी, लगनशील, एक होनहार छात्र है, शिक्षक जू ने सोचा। इसके अलावा मेरा पिछला अनुमान सही निकला, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति औसत दर्जे की ही है।
जिस तरह से उसका शरीर इतनी गहन ट्रेनिंग को सहन कर सकता है, उससे पता चलता है कि उसकी शारीरिक प्रतिभा वाकई असाधारण है। शिक्षक जू को महान सूर्य तारा में आकाश का अवलोकन नामक ग्रंथ के अस्तित्व की जानकारी नहीं थी। उन्होंने ली युआन की दैनिक कठिन प्रशिक्षण को सहन करने और फिर भी ऊर्जावान बने रहने की क्षमता का श्रेय असाधारण प्रतिभा को दिया। उनके मानदंड बेहद ऊंचे थे और वे जानते थे कि इस दुनिया में कई अद्वितीय प्रतिभाएं मौजूद हैं। ली युआन द्वारा प्रदर्शित क्षमताएं उसके लिए कोई खास बात नहीं थी। शिक्षक जू ली युआन की लगन और समझदारी को सबसे अधिक महत्व देते थे। उन्होंने कहा, प्रतिभा होना ही सब कुछ नहीं है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन उस प्रतिभा को साकार करने के लिए प्रयास करना बेहद जरूरी है। हालांकि गहन जांच पड़ताल के बाद भी शिक्षक जू ने अपने शिक्षण में सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करने के अलावा कोई विशेष कार्रवाई नहीं की थी। वह ली युआन को और अधिक बारीकी से देखना और परखना चाहता था। क्या उसे अपने संसाधनों और संपर्कों का इस्तेमाल किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को निखारने के लिए करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वह खुद प्रतिभाशाली था? किसने कहा कि उसे ऐसा करना ही था? ली युआन शिक्षक जू का अपना बेटा नहीं था, बस एक छात्र। इसीलिए वह छात्रवृत्ति के मुद्दे का इस्तेमाल करने जा रहा था, ये देखने के लिए कि ली युआन का चरित्र कैसा था। अगर ली युआन कुछ दिनों से ज्यादा इंतजार नहीं कर पाता और पूछताछ करने के लिए बेचैन हो जाता, तो शिक्षक जू समझ जाते, क्योंकि यह मानवीय स्वभाव है। वे छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते और यहां तक कि द्वितीय श्रेणी की छात्रवृत्ति दिलाने में भी मदद करते, जिससे एक शिक्षक के रूप में उनका कर्तव्य पूरा होता। लेकिन वह इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि शिक्षक जू के ध्यान के योग्य प्रतिभाशाली व्यक्ति केवल साधारण लोग नहीं होने चाहिए। अब समय आ गया है। चूंकि यह उसका सीनियर वर्ष है, मैं उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता, और वैसे भी वह अभी भी एक बच्चा है। मेरी मांगें बहुत कठोर नहीं हो सकती। शिक्षक जू ने लाइट स्क्रीन पर देखा और कहा, ब्लैक डॉग, प्रिंसिपल टैन से जुड़ने में मेरी मदद करो। जी स्वामी। बीप बीप प्रक्षेपित छवि बदल गई। थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर एक ऑफिस का दृश्य दिखाई दिया, जिसमें 40 वर्ष की आयु का एक अधेड़ व्यक्ति डेस्क के सामने बैठा था। अगर ली युआन उस आदमी को देखता तो वह निश्चित रूप से उसे स्कूल के प्रधानाचार्य तान जेनलोंग के रूप में पहचान लेता। टैन जेनलोंग की वास्तविक आयु 70 वर्ष से अधिक थी। इस युग में सामान्य सेवानिवृत्ति की आयु 80 वर्ष है। यदि कोई मार्शल आर्टिस्ट है तो वे 100 वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्ति को स्थगित करने का विकल्प चुन सकते हैं। बूढ़े टैन, शिक्षक जू ने सीधे सीधे कहा। जूबो, प्रधानाचार्य टैन ने मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे इतनी देर रात को फोन किया, क्या बात है? मैं विशेष छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहता हूँ, कृपया इसे मंजूरी दें, शिक्षक जू ने सीधे सीधे कहा। चैप्टर 16 विशेष छात्रवृत्ति। दस्तावेज देख रहे प्रधानाचार्य टैन के चेहरे पर मुस्कान जम गई। उसे अपने कानों पर संदेह हुआ। जूबो, क्या तुमने विशेष कहा? और क्या? जूबो ने गुस्से से कहा। बूढ़े टैन, बकवास बंद करो और जल्दी से इसे मंजूरी दे दो। प्रिंसिपल टैन को सिरदर्द होने लगा। प्रधानाध्यापक के रूप में उनकी शक्ति काफी अधिक थी। सैद्धांतिक रूप से सभी शिक्षक उनके अधीन थे, लेकिन जूबो को एक विशेष दर्जा प्राप्त था। जूबो, ऐसा नहीं है कि मैं इसे तुम्हारे लिए मंजूर नहीं करना चाहता। प्रधानाचार्य टैन ने पलकें झपकाते हुए बेबसी से कहा, विशेष छात्रवृत्ति सिर्फ प्रथम श्रेणी की छात्रवृत्ति नहीं होती। प्रथम श्रेणी की छात्रवृत्ति में 1 लाख ब्लू स्टार सिक्के होते हैं, जिसे मैं सीधे मंजूर कर सकता हूँ। विशेष छात्रवृत्ति के लिए 5 लाख ब्लू स्टार सिक्के देने होंगे। अगर मैं सहमत भी हो जाऊं तो भी इसकी सूचना शिक्षा ब्यूरो को देनी होगी। मुझे पता है। जूबो ने सहज भाव से सिर हिलाया। आपकी मंजूरी के बाद मैं डायरेक्टर हे को फोन कर दूंगा। प्रिंसिपल टैन चौंक गए। जूबो ने जिस निदेशक हे का जिक्र किया था वह उनके तत्काल पर्यवेक्षक थे। प्रिंसिपल टैन समझ गए थे कि जूबो बेहद शक्तिशाली नहीं था। एक चोट के बाद उसकी शारीरिक क्षमता केवल 19 के स्तर पर थी, लेकिन 20 से अधिक वर्षों तक तारालोक में जीवित रहने और फिर भी जीवित वापस आने के कारण उसके संबंध अथाह गहरे थे। प्रिंसिपल टैन की जानकारी के अनुसार जब जूबो पहली बार गुवान माउंटेन डिस्ट्रिक्ट के नंबर 1 हाई स्कूल में आए थे तो डायरेक्टर ही ने व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया था। जूबो, प्रधानाचार्य टैन ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं सहमत हो जाऊं तो कम से कम मुझे कारण तो बताइए। वह कौन सा छात्र है, या फिर किसी माध्यमिक विद्यालय का कोई होनहार छात्र है? प्रिंसिपल टैन जूबो को अच्छी तरह जानते थे। वह छात्रों को पढ़ाने में बहुत सख्त थे, लेकिन साथ ही साथ उतने ही जिम्मेदार भी थे और अक्सर छात्रों के कल्याण का ध्यान रखते थे। वह स्कूल के सबसे प्रतिभाशाली शिक्षक थे। अन्यथा जूबो के व्यापक संपर्कों के बावजूद प्रिंसिपल टैन को उसकी ज्यादा परवाह नहीं होती। जहां तक इस बात का सवाल है कि जूबो 5 लाख ब्लू स्टार कॉइन्स का गबन करेगा, ये बात प्रिंसिपल टैन के दिमाग में कभी आई ही नहीं थी। देखिए, जूबो का कार्यालय, उसने खुद इसका जीर्णोद्धार कराने में लाखों ब्लू स्टार कॉइन खर्च किए थे। कई वर्षों तक स्टार दायरे में विचरण करने वाले एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट द्वारा अर्जित धन वाकई आश्चर्यजनक है। एक होनहार छात्र है, लेकिन वह मिडिल स्कूल से नहीं है, जूबो ने कहा। वह हाई स्कूल के तीसरे वर्ष का छात्र है। हाई स्कूल के तीसरे वर्ष का एक होनहार छात्र विशेष छात्रवृत्ति का हकदार है। प्रिंसिपल टैन थोड़ा हैरान थे। उन्हें ऐसे किसी छात्र की याद नहीं थी।
इस छात्रवृत्ति के लिए शैक्षणिक प्रदर्शन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रतिभा और राजनीतिक संबंधों जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखा गया था। मैं आपको जानकारी भेज दूंगा, जूबो ने कहा। जल्द ही प्रिंसिपल टैन को ऑनलाइन डेटा प्राप्त हुआ और उन्होंने तुरंत इसकी समीक्षा शुरू कर दी। शिक्षा क्षेत्र में 50 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ उनकी क्षमताएं प्रबल थीं। जूबो, ये ली युआन वाकई एक होनहार प्रतिभा का धनी है। आपने उसे खोजा, यह आपकी ही देन है। प्रधानाचार्य टैन ने सबसे पहले प्रतिभा को पहचानने की जूबो की क्षमता की प्रशंसा की। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपना लहजा बदलते हुए कहा, लेकिन विशेष छात्रवृत्ति के लिए नामांकित होना। सच कहूं तो ली युआन में अभी भी कुछ कमी है। उसमें क्या कमी है? जूबो के चेहरे पर असंतोष झलक रहा था। क्या तुमने उसका भाला तकनीक का वीडियो नहीं देखा? मैंने इसे देखा, ये प्रभावशाली है। प्रिंसिपल टैन ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन छात्रवृत्ति राज्य द्वारा जारी की जाती है और इसे मंजूरी देना केवल मेरे और निदेशक है का काम नहीं है। बुद्धिमान पर्यवेक्षण ब्यूरो को भी इसे पारित करना होगा। इंटेलिजेंट सुपरविजन ब्यूरो में मैनुअल समीक्षा नहीं होती है, वे केवल आधिकारिक परीक्षा परिणामों को ही स्वीकार करते हैं और मार्शल स्पिरिट जागृत हुई है या नहीं, ये भी एक महत्वपूर्ण संकेतक है। पिछले सत्र की परीक्षा में वह अपने सहपाठियों में मुश्किल से शीर्ष 30 में जगह बना पाया और उसने अभी तक अपनी युद्ध कला को जागृत नहीं किया है। अंतिम परीक्षा पास करना उसके लिए मुश्किल होगा, प्रधानाचार्य टैन ने समझाया। अपनी मौजूदा क्षमता के साथ उसमें इस साल के शीर्ष 20 खिलाड़ियों में जगह बनाने की क्षमता है। जूबो ने गुस्से से कहा, यही तो आपका दावा है। प्रिंसिपल टैन ने सिर हिलाते हुए कहा, इंटेलिजेंट सुपरविजन ब्यूरो केवल आधिकारिक परीक्षा परिणामों को ही मान्यता देता है। हमें कम से कम जनवरी में होने वाली पुनर्परीक्षा तक इंतजार करना होगा। जनवरी में पुनर्परीक्षा? जूबो ने नाराजगी जताते हुए कहा, अभी तो कई महीने बाकी हैं, समय बीतने के साथ स्थिति और खराब हो जाएगी। बूढ़ेतान, आप भी एक मार्शल आर्टिस्ट हैं, आप जानते हैं कि यह उम्र कितनी महत्वपूर्ण है। जूबो ने कहा, आप अभी सीधे तौर पर कौन से संसाधन आवंटित कर सकते हैं? अभी? प्रिंसिपल टैन ने एक पल सोचा। द्वितीय श्रेणी छात्रवृत्ति, मैं इसे सीधे मंजूरी दे सकता हूं। 50,000 ब्लू स्टार सिक्के? काफी नहीं। जूबो ने बेपरवाही से सिर हिलाया। मेरे पास बस इतनी ही शक्ति है। प्रधानाचार्य टैन ने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, ठीक है, तो मैं उसे एक अलग मार्शल आर्ट्स कक्ष में भी प्रवेश दूंगा, जो कक्षा के शीर्ष 10 छात्रों के लिए उपलब्ध है। जूबो ने भौहें चढ़ाई, मानो वह अभी भी संतुष्ट न हो। जूबो, बस करो। हाई स्कूल के तीसरे वर्ष के छात्र के लिए 50,000 रुपये 2 या 3 महीने के बुनियादी ऊर्जा स्रोत खरीदने के लिए पर्याप्त हैं। प्रिंसिपल टैन ने कहा, जनवरी में होने वाली पुनर्परीक्षा तक प्रतीक्षा करें। यदि वह अपने वर्ष के शीर्ष 20 छात्रों में स्थान प्राप्त कर लेता है, तो मैं प्रथम श्रेणी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने में उसकी मदद करूंगा। अपने साल के शीर्ष 20 में? बूढ़े टैन, मुझे कहना पड़ेगा, आप लोगों को बहुत कम आंकते हैं। जूबो ने सिर हिलाते हुए कहा, ली युआन के पास जनवरी में होने वाली पुनः परीक्षा तक शीर्ष 10 में जगह बनाने का पूरा मौका है। इस बार प्रिंसिपल टैन हंस पड़े। उसने अपनी युद्धप्रिय भावना को जागृत नहीं किया है। प्रधानाचार्य टैन ने हंसते हुए कहा, उसके लिए अपने वर्ष के शीर्ष 10 छात्रों में स्थान पाना लगभग असंभव है। अगर वह सचमुच ऐसा कर सकता है, तो मैं विशेष छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने में उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आवेदन स्वीकार नहीं हुआ, तो मैं अपनी जेब से कुछ पैसे दे दूंगा। प्रिंसिपल टैन हंस पड़े। ये सौदा पक्का है। जूबो की आंखें चमक उठी और उनमें एक धूर्त चमक दिखाई दी। आपने कहा था और मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, मैंने आपको द्वितीय श्रेणी छात्रवृत्ति आवेदन पहले ही भेज दिया है। जल्दी करो और इसे स्वीकृत करो। मुझे और भी काम है, इसलिए मैं अब फोन रख रहा हूँ। बीप। जूबो ने वीडियो काट दिया था। प्रिंसिपल टैन को उनके कार्यालय में छोड़कर, जो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे, वे एक लंबित अनुमोदन दस्तावेज को घूर रहे थे जो अभी अभी उनकी कार्य स्क्रीन पर दिखाई दिया था। वह एक पल के लिए रुका। प्रिंसिपल टैन को और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी, उन्हें मात दे दी गई थी। अगर जूबो वाकई विशेष छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहता था, तो वह पलक झपकते ही द्वितीय श्रेणी की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन क्यों भेज देता? ये स्पष्ट रूप से पहले से तैयार किया गया था। जूबो का असली लक्ष्य द्वितीय श्रेणी की छात्रवृत्ति थी। विशेष छात्रवृत्ति का जिक्र करना तो बस ऊंची बोली लगाने की एक शुरुआती चाल थी। ये जूबो, प्रिंसिपल टैन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। नंबर 9, अनुमोदन के लिए लंबित दस्तावेज खोलें। मंजूर। ... कार्यालय भवन में, जूबो के कार्यालय के अंदर। विशेष छात्रवृत्ति। जूबो ने एक रहस्यमयी मुस्कान प्रकट की। डायरेक्टर हे को बुलाऊं? मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। जूबो को यह अच्छी तरह से पता था कि ली युआन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इंटेलिजेंट सुपरविजन ब्यूरो की समीक्षा में पास होने की कोई संभावना नहीं थी। बस इतना ही काफी है। और मैंने एक स्वतंत्र मार्शल आर्ट्स रूम भी बना लिया है। जूबो हंसते हुए बोला, ये बूढ़ा टैन, वो बहुत ही सख्त है। जब भी कुछ पैसे जारी करने का समय आता है, हमेशा आनाकानी करता है। बैककोट। ऐसा लगता है जैसे वह सरकारी धन को अपनी पत्नी की पीठ पीछे छिपा कर रखे गए अपने गुप्त धन भंडार की तरह मानता है, मानो मैं इसे बर्बाद कर दूंगी। हम सहमत हो। इस बार वह काफी सहमत थे।
जूबो ने एक पल सोचा और कहा, ब्लैक डॉग, प्रिंसिपल 10 को एक स्माइली फेस भेजो। अरे नहीं, पिछली बार मैंने जो मुस्कुराते हुए सेल्फी सेव की थी उसे भेज दो। जी गुरुजी। शाम के 9 बजे जैसे जैसे छात्र धीरे धीरे परिसर से बाहर निकल रहे थे, शाम के स्व अध्ययन सत्र की आवाजें परिसर में गूंज रही थीं। कक्षा 3-2 के मार्शल आर्ट कक्ष के अंदर केवल ली युआन और ली तियान्यू ही बचे थे। दोनों ठंडे हथियारों का अभ्यास कर रहे थे। ली युआन, क्या तुम नहीं जा रहे हो? ली तियान्यू ने चिल्लाए बिना नहीं रह सका। कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए। ली युआन मुस्कुराया और बोला, मैं थोड़ी देर और अभ्यास करूंगा। ली तियान्यू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह आज सुबह 5:45 बजे स्कूल पहुंचा था, ये सोचकर कि आज रात जल्दी घर जाकर आराम करेगा। लेकिन अब वह हिचकिचा रहा था। ली युआन मुझसे पहले आता है और बाद में जाता है। ली तियान्यू ने दांत पीसते हुए कहा, मैं उसकी प्रतिभा का मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके परिश्रम का मुकाबला तो जरूर कर सकता हूं। अभ्यास जारी रखो। दूर से ली युआन ने ली तियान्यू के चेहरे के भाव में आए बदलाव पर ध्यान नहीं दिया था। वह दिव्य महल पैनल पर डेटा की जांच कर रहा था। जीवन स्तर 6.7 अवर्गीकृत। शारीरिक गुणवत्ता सूचकांक 74, विस्फोटक शक्ति, सहन शक्ति, गति, शारीरिक बनावट, आध्यात्मिक शक्ति और कई अन्य पहलुओं का एक व्यापक माप। मुट्ठी की ताकत 445 किलोग्राम। गति 14.7 मीटर प्रति सेकंड। आध्यात्मिक शक्ति 12.9। भौतिक शरीर संवर्धन विधि, ठोस चट्टान संवर्धन विधि। आध्यात्मिक साधना विधि, महान सूर्य तारा में आकाश शास्त्र का अवलोकन। कौशल क्षेत्र, भाला तकनीक तीसरा चरण 46%, गति तकनीक तीसरा चरण 29%, मुट्ठी तकनीक तीसरा चरण 94%। नोट, शरीर के भीतर एक विशिष्ट उच्च आध्यात्मिक प्रकृति छिपी हुई है जो अभी तक जागृत नहीं हुई है। महीने की शुरुआत की तुलना में मेरी शारीरिक क्षमता और आध्यात्मिक शक्ति दोनों में लगातार सुधार हो रहा है। ली युआन काफी संतुष्ट थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि यदि वे इसी प्रकार अपनी साधना में लगे रहे, एक दिन वह एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट बनेगा। आज उन्हें सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाली बात ड्रैगन हिडन इन द गॉर्ज नामक अनोखी फिल्म बनाना था। अभी अभी बनाया गया है, इसलिए इसे लागू करना अभी उतना आसान नहीं है। मुझे अगले कुछ दिनों में इस पर और गहराई से विचार करना होगा। ली युआन गहरी सोच में डूबा हुआ था। अचानक ली युआन कक्षा के अंदर से एक ठंडी आवाज गूंजती घंटी की तरह आई। ली युआन और ली तियान्यू दोनों ने अपना सिर घुमाया। शिक्षक जू। ली युआन थोड़ा हैरान हुआ। मेरे दफ्तर में आइए, जूबो ने गंभीरता से कहा, फिर मुड़कर चले गए और रात के अंधेरे में गायब हो गए। तियान्यू, मैं बाद में कक्षा में वापस नहीं आऊंगा, ली युआन ने जल्दी से कहा और भाले को वापस हथियार कैबिनेट में रख दिया। उसने अपना बैग उठाया और तेजी से कक्षा से बाहर निकल गया। इतनी देर से क्या शिक्षक जू ली युआन को ढूंढने आए हैं? ली तियान्यू की आंखों में ईर्ष्या झलक उठी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ली युआन को जाने की जल्दी नहीं थी। क्या शिक्षक जू उसे विशेष मार्गदर्शन देने की योजना बना रहे थे? ली तियान्यू ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन बुदबुदाया, ली तियान्यू, ओह ली तियान्यू, दूसरों की चिंता मत करो, खुद पर ध्यान केंद्रित करो। उसकी निगाहें तेज हो गईं और उसने पूरी लगन से तलवारबाजी का अभ्यास फिर से शुरू कर दिया। जूबो के कार्यालय के अंदर द्वितीय श्रेणी की छात्रवृत्ति 50,000 ब्लू स्टार सिक्के। जब ली युआन ने ये खुशखबरी सुनी तो वह पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर असीम खुशी से भर गया। अपनी संयमित प्रवृत्ति के बावजूद वह अपनी खुशी को मुश्किल से ही रोक पा रहा था। ली युआन के लिए 50,000 ब्लू स्टार सिक्के न केवल उनके परिवार के वित्तीय दबाव को कम करने में मदद कर सकते थे, लेकिन इससे उनके दिल का दबाव भी कम होगा। इससे उसके चाचा और चाची के प्रति उसके मन में मौजूद अपराध बोध कुछ हद तक कम हो सकता है। इतनी खुशी, ली युआन की बेहिचक खुशी देखकर जूबो काफी हैरान रह गया। जूबो को तुरंत एहसास हो गया कि यह छात्रवृत्ति शायद ली युआन के लिए उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। ये ली युआन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर भी आधे महीने से ज्यादा समय से वह बिना कुछ कहे मेरे पास नहीं आया है, बिल्कुल नियमित। जूबो ने मन ही मन सोचा। ली युआन के प्रति उसका सम्मान थोड़ा बढ़ गया जब ली युआन ने खुद को पूरी तरह से संभाल लिया। धन्यवाद शिक्षक जू, ली युआन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। ली युआन को पता था कि उसकी छात्रवृत्ति को तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में अपग्रेड किए जाने के कारण ही शायद जूबो को इतना समय लगा था। छात्रवृत्ति की राशि अगले सोमवार को आपके खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी, जूबो ने कहा। साथ ही मेरे पास आपके लिए 2 और अच्छी खबरें हैं। अच्छी खबर है, ली युआन ने ध्यान से सुना। और अच्छी खबर, सबसे पहले मैंने इस चेहरे के साथ प्रधानाचार्य से 5 या 6 बार विनती की, तब जाकर वे आपके लिए एक अलग मार्शल आर्ट कक्ष आवंटित करने के लिए सहमत हुए, ताकि आप अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर सकें, जूबो ने गंभीरता से कहा। एक अलग मार्शल आर्ट कक्ष? ली युआन चौंक गया। ये सुविधा लगभग केवल कक्षा के शीर्ष 10 छात्रों को ही प्राप्त थी, जिसमें शायद ही कोई अपवाद था। शिक्षक जी, आपने बहुत मेहनत की है। ली युआन को हार्दिक कृतज्ञता महसूस हुई। दूसरा, प्रधानाचार्य इस बात पर सहमत हो गए हैं कि यदि आप जनवरी की परीक्षाओं में कक्षा में शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त कर लेते हैं तो मैं आपको प्रथम रैंक छात्रवृत्ति 100,000 ब्लू स्टार कॉइन के लिए आवेदन करने में मदद कर सकता हूं,
जूबो ने ली युआन की ओर देखते हुए कहा, यदि आप शीर्ष 5 में पहुंच जाते हैं तो विशेष छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा। विशेष छात्रवृत्ति 500,000 ब्लू स्टार कॉइन्स है। आपको यह अवसर दिया गया है। आप इसे हासिल कर सकते हैं या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। चैप्टर 17। ली युआन का दिल सुनते ही तेजी से धड़कने लगा। शीर्ष 10 में जगह बनाने के लिए प्रथम रैंक छात्रवृत्ति के लिए 1 लाख ब्लू स्टार कॉइन्स की आवश्यकता है। विशेष छात्रवृत्ति के लिए शीर्ष 5 विजेताओं को 5 लाख ब्लू स्टार कॉइन मिलेंगे। ये ब्लू स्टार कॉइन्स थे। ली युआन को ठीक से याद था कि उसकी चाची, जो एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका थी, एक वर्ष में लगभग 1 लाख ब्लू स्टार सिक्के कमाती थी। अपने चाचा की तरह अगर वह कुछ खतरनाक जगहों पर तैनात न होने का विकल्प चुनता तो वह सालाना कुछ लाख ब्लू स्टार सिक्के कमा सकता था। शिक्षक, सचमुच? ली युआन ने अनजाने में पूछा। ली युआन की इस तरह की प्रतिक्रिया कोई अजीब बात नहीं थी। हालांकि वह परिपक्व था और उसका स्वभाव अच्छा था। वह अब सिर्फ 17 साल का लड़का था। उसके लिए 1 लाख ब्लू स्टार कॉइन्स पहले से ही एक बड़ी दौलत थी। क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? जूबो की आवाज अभी भी ठंडी थी। पुरस्कार निश्चित रूप से वास्तविक हैं, लेकिन कक्षा में शीर्ष 5 के बारे में भूल जाए। क्या जनवरी की मॉक परीक्षाओं में आपके मार्शल पाथ के परिणाम शीर्ष 10 में जगह बना पाएंगे? ली युआन भी शांत हो गया। हाँ, चाहे इनाम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, गिनती करने का अधिकार उन्हीं के पास होना चाहिए था। अगर वह अपने वर्ग में शीर्ष 20 में होता तो ली युआन को अभी भी कुछ उम्मीद दिखती, लेकिन शीर्ष 10 में संभावनाएं वास्तव में बहुत कम थीं। सबसे महत्वपूर्ण कारण था मार्शल स्पिरिट। जिन छात्रों ने अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को जागृत कर लिया था, उन्हें अपने मार्शल पाथ स्कोर में 10% का बोनस मिलता था, जो एक महत्वपूर्ण लाभ था। यदि ली युआन ने 900 अंक प्राप्त किए तो एलीट क्लास के एक छात्र को उसे पछाड़ देने के लिए केवल 820 अंकों की आवश्यकता होगी। शीर्ष 10 में जगह बनाना वाकई मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ उम्मीद बाकी है। इसके अलावा मैंने तुम्हारे लिए प्रधानाचार्य से भी काफी मेहनत की है। भले ही तुम शीर्ष 10 में ना आ सको, लेकिन अगर तुम्हारा कुल स्कोर कक्षा में दूसरा स्थान है, जूबो ने ली युआन की ओर देखते हुए कहा, हम तुम्हें कुछ न कुछ सहायता जरूर देंगे। बस फर्क इतना है कि यह छात्रवृत्ति जितनी अच्छी नहीं होगी। कुल अंक, कक्षा में दूसरा स्थान। ली युआन के दिल में एक बार फिर उम्मीद जाग उठी। पिछले सेमेस्टर में उसका मूल स्कोर पहले से ही कक्षा में 6ठा स्थान था। कच्चे स्कोर में दूसरा स्थान। वास्तव में कुल स्कोर में शीर्ष 10 में आने की तुलना में दूसरे स्थान पर आने की संभावना कहीं अधिक थी। धन्यवाद शिक्षक जी। ली युआन ने हार्दिक आभार व्यक्त किया। उसे महसूस हुआ कि शिक्षक जूबो भले ही ऊपर से कठोर दिखते हों, लेकिन वास्तव में अंदर से दयालु थे और उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। काफी देर हो गई है, घर जाओ और आराम करो। कल जब तुम स्कूल आओगे तो तुम्हें स्वतंत्र मार्शल आर्ट कक्ष में प्रवेश मिलेगा। मैं तुम्हें कल कमरे का सटीक नंबर भेज दूंगा, जूबो ने हाथ हिलाते हुए कहा। हाँ, ली युआन ने सिर हिलाया और दफ्तर से निकल गया और उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। ली युआन के दूर जाते हुए कदमों की धीमी आहट सुनकर जूबो के ठंडे चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। जो सर्वोच्च के लिए प्रयास करता है वह मध्य तक पहुंचता है, जो मध्य के लिए प्रयास करता है वह निचले स्तर तक पहुंचता है, और जो निचले स्तर के लिए प्रयास करता है उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। बच्चे, जब तुम्हें सच्चाई पता चले तो मुझे दोष मत देना। ली युआन को लंबे समय तक देखने के बाद जूबो को पता था कि वह स्वभाव से स्थिर है और अपनी साधना में कड़ी मेहनत करता है। लेकिन जूबो मानव स्वभाव को और भी बेहतर तरीके से जानता था कि और भी अधिक प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए एक निश्चित मात्रा में दबाव और प्रलोभन की आवश्यकता होती है। सीधे शब्दों में कहें तो गाजर लटकाना। लक्ष्य बहुत ऊंचा नहीं रखा जा सकता था, वरना अगर वह हासिल न हो पाए तो निराशा का कारण बन सकता था। इसलिए जूबो ने ली युआन के लिए एक और लक्ष्य निर्धारित किया, कुल अंकों में दूसरा स्थान। 3 लक्ष्य। बच्चे, जब तक तुम मध्यम लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, तुम प्रभावी रूप से उच्च लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। जूबो ने मन ही मन सोचा, मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। इस समूह के 2000 छात्रों में से ली युआन दूसरी छात्रा थी जिसने उनका ध्यान आकर्षित किया। ... महुआ प्लेटिनम मेंशन, बिल्डिंग नंबर 2। महुआ, हमें इस महीने 20,000 ब्लू स्टार कॉइन खर्च करने होंगे। ली युआन अपने कमरे में था। उसे अपने दिल में भारीपन महसूस हुआ। हालांकि आंटी चेन हुई ने पहले ली युआन से दूरी बनाए रखी थी और मुख्य शयन कक्ष में चुपचाप उसके छोटे भाई ली महुआ से बात कर रही थी, जानबूझकर उसे सुनने से रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब ली युआन की सुनने की क्षमता बहुत अच्छी हो गई थी। बैठक कक्ष में खड़े होकर भी उसने कुछ बातें सुन ली। मुझे कम से कम 30,000 प्रति माह चाहिए, महुआ को भी लगभग उतना ही चाहिए, और कियान को लगभग 20,000 की जरूरत होगी। दैनिक खर्चों का हिसाब लगाओ। ली युआन ने मन ही मन अनगिनत बार इस रकम का हिसाब लगाया था। घर के खर्चे प्रति माह कम से कम 90,000 ब्लू स्टार कॉइन्स थे। वास्तव में उनके चाचा और चाची की स्थिति को देखते हुए तीनों बच्चों का पालन पोषण मार्शल पाथ का अभ्यास किए बिना भी किया जा सकता था। लेकिन मार्शल पाथ की साधना में सहायता के लिए विभिन्न पूरक और औषधियों को खरीदने का खर्च बहुत अधिक था। इसके अलावा कियान और महुआ मेरे जैसी नहीं हैं।
मैंने मन आत्मा दिव्य महल को जागृत कर लिया है। महान सूर्य तारा में आकाश शास्त्र शरीर पर विश्राम और उपचार प्रभाव प्रदान करता है, जो संभवतः उन उच्च स्तरीय चिकित्सा के प्रभावों के बराबर हो सकता है जिनकी लागत प्रति माह हजारों नीले तारा सिक्कों में आती है। ली युआन इस बारे में बहुत स्पष्ट था, जबकि कियान और विशेष रूप से मुहुआ के लिए, यदि वे मार्शल पथ में बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो वर्तमान में निवेश किए गए संसाधन पर्याप्त नहीं हैं। इस छात्रवृत्ति के साथ 1 लाख ब्लू स्टार कॉइन भी मिलते हैं। सप्ताहांत तक मुझे गोल्ड स्टेज में 500 अंक हासिल करने होंगे, फिर 50,000 ब्लू स्टार कॉइन और अर्जित करने होंगे। ली युआन ने चुपचाप संकल्प लिया। शिक्षक जुबो द्वारा किए गए 3 वादों के बारे में क्या? घर लौटते समय इलेक्ट्रिक ट्रेन में ली युआन शांत हो गया और उसने इस बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर लिया था। 5 लाख ब्लू स्टार सिक्के, अगर मुझे वे मिल जाएं, तो मेरे परिवार पर आर्थिक दबाव काफी हद तक तुरंत कम हो जाएगा। लेकिन मेरी कक्षा में शीर्ष 5 में, ली युआन ने इसके बारे में सोचा और उसका दिल बैठ गया। घर लौटते समय अपने स्मार्ट रिस्टबैंड का उपयोग करते हुए ली युआन ने द्वितीय वर्ष की अंतिम परीक्षा रैंकिंग की एक बार फिर समीक्षा की। मार्शल स्पिरिट में उनका कुल स्कोर 802 अंक था, जो कि रॉ स्कोर के आधार पर ग्रेड में छठा और कुल स्कोर के आधार पर 29वां स्थान था। कक्षा में शीर्ष 5 में शामिल सभी छात्र एलीट क्लास के थे। उनके अंक मात्र ही 800 से अधिक थे और अतिरिक्त अंकों को मिलाकर शीर्ष छात्र का कुल स्कोर तो चौंका देने वाला 962.5 अंक तक पहुंच गया। इस श्रेणी में सबसे ऊपर वाला बहुत मजबूत है, मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है। जागृत मार्शल स्पिरिट के बिना मेरा रॉ स्कोर ही मेरा टोटल स्कोर है। कक्षा के शीर्ष 5 में जगह बनाने के लिए मेरी प्रारंभिक अंक संख्या कम से कम 860 होनी चाहिए, तभी थोड़ी सी भी उम्मीद हो सकती है, ली युआन ने मन ही मन सोचा। शीर्ष 10 में आने के लिए भी लगभग 840 अंक की प्रारंभिक अंक संख्या लगभग आवश्यक है। कुल स्कोर 840 अंक है। दूसरे वर्ष की अंतिम परीक्षाओं में यह उस कक्षा में दूसरा सबसे अधिक अंक होता। कड़ी मेहनत करो। जनवरी में होने वाली मॉक परीक्षाओं तक शारीरिक गुणवत्ता में 410 से अधिक अंक प्राप्त करने का प्रयास करें, मार्शल आर्ट कौशल में 375 से अधिक अंक प्राप्त करने का प्रयास करें और अकादमिक में 75 से अधिक अंक प्राप्त करने का प्रयास करें। ली युआन ने अपने लिए 3 व्यक्तिगत विषय लक्ष्य निर्धारित किए। उन सभी शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, तभी इस श्रेणी में शीर्ष 5 में पहुंचने की थोड़ी सी उम्मीद हो सकती है। मास्टर बेडरूम में चेन हुई ली चांगजो के साथ वीडियो कॉल कर रही थी। पत्नी, क्या आपको पैसे मिल गए? ली चांगजो का चेहरा और भी गंभीर हो गया। चिंता मत करो, मैं घर पर सब कुछ व्यवस्थित कर लूंगी। आंटी चेन हुई ने सिर हिलाया। इन 5 लाख के साथ, और जो हमारे पास पहले था, अगले साल फरवरी या मार्च तक पर्याप्त होना चाहिए। ली चांगजो मुस्कुराया और बोला, पत्नी, ज्यादा चिंता मत करो। साल के अंत में कंपनी से आर्थिक सहायता मिलेगी और मेरी तनख्वाह भी है। शियाओ युआन की कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद जीवन आसान हो जाएगा। चेन हुई ने सिर हिलाया और सहज दिखने के लिए हल्की सी मुस्कान देने की कोशिश की। अचानक बस टिल्डर वीडियो कॉल के दूसरे छोर पर जोरदार कंपन हुआ। ली चांगजो, जो बैठे हुए थे, अचानक खड़े हो गए। वीडियो में एक खुला हुआ दरवाजा खटखटा कर खुल गया और बाहर से हल्की लेकिन जोरदार धमाके की आवाजें सुनाई दी। मैनेजर ली, जल्दी करो। तुरंत धूल से सनी वर्दी पहने एक कर्मचारी घबराकर अंदर भागा और जल्दी से बोला, ऊपर के अधिकारियों ने हमारी टीम को ब्रेक खत्म करके तुरंत ऊपर जाने का आदेश दिया है। ठीक है। ली चांगजो ने बार बार सिर हिलाया और वीडियो के दूसरे छोर पर मौजूद चेन हुई की ओर मुड़कर कहा, पत्नी, मुझे ओवरटाइम काम करना है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। बस वीडियो कॉल समाप्त हो गई। बूढ़े ली चेन हुई के चेहरे पर चिंता की झलक दिखी और उसने तुरंत स्मार्ट रिस्टबैंड बंद कर दिया। अपनी आंखें बंद करते हुए जब उसने अपनी आंखें खोली तो चेन हुई के चेहरे पर फिर से सुकून का भाव आ गया था और वह मास्टर बेडरूम से बाहर निकली। कियान, शियाओ हुआ, तुम दोनों को सो जाना चाहिए। शियाओ युआन, तुम भी ज्यादा देर तक मत जागना। ठीक है माँ, समझ गई चाची। अगले दिन दोपहर को स्कूल की कैंटीन में छात्र अपना दोपहर का भोजन कर रहे थे और बीच बीच में बड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर समाचार देख रहे थे। उद्धरण चिन्ह। कल रात उत्तरी सीमा प्रांत में स्थित द्वितीय स्तरीय तारा क्षेत्र रॉब सागर में एक बार फिर भीषण संघर्ष छिड़ गया। हमारी राष्ट्रीय रक्षा सेनाएं और गठबंधन की सहायक सेनाएं निडर और बहादुर थीं। समाचार चलता रहा, लगातार लड़ाई चलती रहती है। हाल ही में कोई राहत नहीं मिली है। मैंने सुना है कि बहुत से लोग मारे गए हैं। कुछ स्टार दायरे के जीव रक्षा पंक्तियों को भी तोड़कर आगे बढ़ गए। मुझे उम्मीद है कि वे टिके रहेंगे। छात्र खाना खाते हुए धीरे धीरे आपस में बात कर रहे थे। ली युआन, जो क्यूई के बगल में चुपचाप बैठा था, कभी कभार ही खबरों पर नजर डालता था। उसकी आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई देती थी। चैप्टर 18। पिछले आधे महीने से ली युआन अपनी साधना का लगन से अभ्यास करने के अलावा उत्तरी सीमा प्रांत में चल रहे युद्ध पर भी बारीकी से नजर रख रहा था। आखिरकार उनके चाचा उत्तरी सीमा प्रांत में रक्षा सुविधाओं का निर्माण कर रहे थे। खबरों के अनुसार मानव सहयोगी सेनाएं लगातार जीत हासिल कर रही थीं और हर बार उन्हें बड़ी सफलता मिल रही थी, जिससे स्टार दायरे के जीवों के बीच भारी नुकसान हो रहा था।
हालांकि ली युआन को यह बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि कुछ गड़बड़ है। युद्ध की रिपोर्टें गुमराह कर सकती हैं, लेकिन मोर्चे पर स्थिति ऐसी नहीं होगी। ली युआन ने इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर चल रही खबरों पर नजर डालते हुए खाना खाते हुए बुदबुदाया। पिछले अनुभवों के आधार पर यदि हमारी मानव सभ्यता को वास्तव में बढ़त प्राप्त होती, तो हमलों की पहली लहर का सामना करने के बाद हम तेजी से एक विशाल सेना और मार्शल आर्टिस्टों को संगठित करके तारामंडल के केंद्र में घुसपैठ कर लेते। हालांकि ली युआन के विज्ञान के अंक औसत थे, लेकिन मानविकी के अंक काफी अच्छे थे। उन्हें इतिहास और भूगोल दोनों में विशेष दक्षता प्राप्त थी, विशेषकर आधुनिक इतिहास। रॉब सी स्टार क्षेत्र में युद्ध को आधा महीना हो गया है और ऐसा लगता है कि स्टार क्षेत्र के कई प्रमुख प्रवेश द्वारों पर अग्रिम पंक्ति रस्साकशी में फंसी हुई है, ली युआन ने कहा। उसकी आंखों में चिंता भर गई थी। इससे क्या संकेत मिलता है? मानव सहयोगी सेनाएं उन्हें पीछे धकेलने में असमर्थ रही हैं। ये युद्ध बहुत भयंकर होगा। काश मेरे चाचा सुरक्षित वापस आ सकें, ली युआन ने मन ही मन सोचा। इन दिनों उसके चाचा कभी कभी फोन करते या संदेश भेजते थे और उसे चिंता न करने के लिए कहते थे, बूढ़े जो, यान जो, मैंने खाना खा लिया है, मैं पहले जा रहा हूँ। ली युआन ने अपना भोजन पेटी उठाते हुए और चंदा इकट्ठा करने वाली मेज की ओर चलने की तैयारी करते हुए कहा। भाई युआन, हमारा इंतजार कीजिए, हमारा काम भी लगभग खत्म होने वाला है, जो ची ने पुकारा। चलिए, साथ में मार्शल आर्ट कक्ष चलते हैं। मैं एलीट बिल्डिंग जा रहा हूँ, ये रास्ते में नहीं पड़ता, ली युआन ने धीरे से कहा। गोवान माउंटेन जिले का शीर्ष हाई स्कूल एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें शिक्षण भवनों को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया था: सांस्कृतिक भवन, मार्शल हॉल, कार्यालय भवन और विशिष्ट भवन। तथाकथित एलीट बिल्डिंग में 3 अतिरिक्त विशाल मार्शल आर्ट कक्ष और दर्जनों स्वतंत्र मार्शल आर्ट कक्ष शामिल थे। यह विशेष रूप से प्रथम वर्ष से लेकर अंतिम वर्ष तक के 3 विशिष्ट वर्गों के छात्रों के उपयोग के लिए था। कुल मिलाकर 200 से कम छात्र थे। एलीट बिल्डिंग जा रहे हो? जो क्यूई और यान जो एक पल के लिए अचंभित रह गए। किसी को ढूंढ रहे हो? वान शियाओ, यान जो ने हैरानी से पूछा। अब से मैं वहीं प्रशिक्षण लूंगा, ली युआन ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। स्कूल ने मेरे लिए एक अलग मार्शल आर्ट्स कक्ष स्वीकृत कर दिया है। अब से मैं मार्शल आर्ट्स के स्व अध्ययन के दौरान वहीं अभ्यास करूंगा। उनके यहाँ मार्शल आर्ट्स की कक्षाएं केवल हर दूसरे दिन होती थीं। अगर स्कूल इस छात्रवृत्ति का प्रचार नहीं करता तो किसी को पता ही नहीं चलता। ली युआन इसे उजागर करके ईर्ष्या को आमंत्रित नहीं करना चाहता था, लेकिन एक स्वतंत्र मार्शल आर्ट कक्ष, ये सबके सामने था। इसका प्रसार देर सवेर होना ही था, इसलिए ली युआन ने उन्हें पहले ही बता देने का फैसला किया। एक स्वतंत्र मार्शल आर्ट्स कक्ष? हे भगवान, क्या ये भाई युआन का है? शिक्षक जू द्वारा निश्चित रूप से अनुमोदित। भाई युआन कमाल के हैं। यान जो क्यूई और बाकी के लगभग 1 दर्जन लड़के उत्साह से झूम उठे और जोश से चिल्लाने लगे। इससे तुरंत ही उनके आसपास के कई अन्य छात्रों का ध्यान आकर्षित हो गया। धीरे बोलो, मैं सिर्फ तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये बात किसी को मत बताना, ली युआन ने धीमी आवाज में कहा। समझ गया भाई युआन, हम इसे देखना चाहते हैं। मैं पहले कभी किसी स्वतंत्र मार्शल आर्ट कक्ष के अंदर नहीं गया हूँ। एक स्वतंत्र मार्शल आर्ट कक्ष? मैंने तो कभी सपने में भी ऐसा सोचा नहीं था, लड़कों ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, लेकिन उनकी जिज्ञासा अभी भी बरकरार थी। उन्हें ली युआन से ईर्ष्या नहीं थी, भले ही उनमें से कुछ के मन में ऐसे विचार आए हों, लेकिन वे इतने मूर्ख नहीं थे कि उन्हें प्रकट करें। आखिरकार उनके 1 दर्जन से अधिक लड़कों के समूह में ली युआन ही उनका अघोषित नेता था। इसके अलावा वे सभी जानते थे कि ली युआन के मार्शल पाथ ग्रेड उत्कृष्ट थे और उनका साधारण स्कोर ही उनके ग्रेड में शीर्ष 10 में स्थान रखता था। मैं भी वहां नहीं गया हूं, और भी लोगों ने चिल्लाकर कहा। ठीक है, मैं आप लोगों को भविष्य में कभी ले जाऊंगा, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आज नहीं, मैं पहली बार जा रहा हूं और मुझे वहां के माहौल से परिचित होना जरूरी है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। एलीट बिल्डिंग और सीनियर ईयर मार्शल हॉल एक छोटे से खेल के मैदान से अलग थे और वहां पहुंचने के लिए ऑफिस बिल्डिंग को पार करना पड़ता था। यह अपेक्षाकृत स्वतंत्र था। परिणामस्वरूप वह क्षेत्र बहुत शांत था। दोनों ओर पेड़ों से घिरी सड़कें थीं और हल्की हवा चल रही थी, जो काफी ताजगी भरी थी। एलीट बिल्डिंग, ली युआन तेजी से भव्य इमारत के निचले हिस्से में पहुंचा। चारों ओर नजर घुमाते हुए उसने इसकी काफी क्लासिक सजावट पर ध्यान दिया। इमारत के सामने एक व्यक्ति की प्रतिमा खड़ी थी। डोंगफेंग जी, ली युआन ने मूर्ति को पहचान लिया। मानव सभ्यता का पहला सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, जिया देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, स्टारफायर मार्शल हॉल का संस्थापक। वह परमाणु विस्फोट के केंद्र से जीवित बाहर निकलने वाला पहला असाधारण मार्शल आर्टिस्ट भी था। वह ली युआन का सबसे पसंदीदा आदर्श था। मैं ही मार्शल पथ हूँ। जैसे ही ली युआन मूर्ति के पास पहुंचा, उसने उसके नीचे खुदा हुआ ये प्रसिद्ध कथन देखा। दोपहर 1 बजे मार्शल आर्ट की कक्षा में स्व अध्ययन अभ्यास के लिए लौटने का समय हो गया था, इसलिए काफी संख्या में छात्र आ जा रहे थे। हालांकि ली युआन पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। प्रथम वर्ष के छात्रों को लगता था कि ली युआन द्वितीय या तृतीय वर्ष का छात्र है, जबकि तृतीय वर्ष के छात्रों को लगता था कि वह द्वितीय वर्ष का छात्र है। शायद ली युआन को तीसरे वर्ष में थोड़ी बहुत प्रसिद्धि मिली थी, लेकिन ये केवल नाम से प्रसिद्ध होने तक ही सीमित थी।
उसके सहपाठियों के अलावा अन्य कक्षाओं के छात्र उसे शायद ही कभी पहचानते थे। अचानक ली युआन आश्चर्य से भरी एक आवाज सुनाई दी और ली युआन ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मार्शल आर्ट की पोशाक पहने भालू जैसी दिखने वाली एक हष्टपुष्ट आकृति सीढ़ियों पर चढ़ गई। वान शियाओ, बहुत दिनों बाद मिले, ली युआन ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते हुए कहा। जो व्यक्ति आया था वह वान शियाओ के अलावा और कोई नहीं था, जिसने अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत करने के बाद एलीट क्लास में अध्ययन करने के लिए दाखिला लिया था। सचमुच बहुत लंबा समय हो गया है, वान शियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वे एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन अलग अलग कक्षाओं में होने के कारण उनका एक दूसरे से मिलना बहुत मुश्किल था। एलीट क्लास कैसी है? ली युआन ने मुस्कुराते हुए पूछा। बुरा नहीं है, वान शियाओ ने सिर हिलाया। उच्च कोटि की साधना विधियां वाकई असाधारण हैं। कक्षा में हर कोई बहुत कुशल है और एक दूसरे के साथ अभ्यास करने से बहुत लाभ होता है। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, अगली परीक्षा में मुझे तुमसे आगे निकलने मत देना, वान शियाओ ने आधे मजाक में कहा। मैं इसका इंतजार कर रहा हूं, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके बीच अच्छे संबंध थे और उसने इसे उकसावे के तौर पर नहीं लिया। वैसे मैंने अभी तक आपसे पूछा नहीं है, आप एलीट बिल्डिंग में क्या कर रहे हैं? वान शियाओ ने हैरानी से पूछा। किसी को ढूंढ रहे हैं? मैं एक कक्षा ढूंढ रहा हूं, ली युआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं मार्शल आर्ट्स कक्ष संख्या 4011 तक कैसे पहुंचूं? 4011? वान शियाओ चौंक गया। चौथी मंजिल? वह तो सीनियर छात्रों का निजी मार्शल आर्ट का कमरा है, लेकिन कमरा नंबर 11 तो खाली ही नहीं है ना? वहां कोई नहीं है? अभी तो कोई नहीं है, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे आने के बाद सब होंगे। वान शियाओ की आंखें सिकुड़ गईं। वह मूर्ख नहीं था और खुद को रोक नहीं पाया और बोला, क्या यह आपका अपना मार्शल आर्ट का कमरा है? ली युआन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, इसलिए आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। ... चौथी मंजिल पर स्वतंत्र मार्शल आर्ट कक्ष 4011 के सामने। ली युआन को चेहरे की पहचान से मार्शल आर्ट कक्ष का दरवाजा खोलते हुए देखकर वान शियाओ को आखिरकार विश्वास हो गया कि ली युआन ने जो कहा था वह सच था। उसके चेहरे पर अब भी सदमे के भाव साफ झलक रहे थे। शानदार! क्या ये प्रशिक्षक जू द्वारा प्रदान किया गया था? वान शियाओ ने मार्शल आर्ट कक्ष के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर कहा। ली युआन ने बस मुस्कुरा दिया। बिल्कुल सही, वान शियाओ ने आगे कहा। अपने मार्शल स्पिरिट को जागृत न करने के अलावा कच्चे स्कोर के आधार पर आप वास्तव में यहाँ रहने के योग्य हैं। मन ही मन वान शियाओ वास्तव में ली युआन की प्रशंसा करता था। ली युआन मार्शल आर्ट कक्ष के अंदर खड़ा होकर चारों ओर देख रहा था। कमरा लगभग 150 वर्ग मीटर का था और बहुत साफ सुथरा था। उसने पर्दे खोल दिए। कमरे में सूरज की रोशनी भर गई, जिससे कमरा रोशन हो गया। मुट्ठी की ताकत का परीक्षण करने का क्षेत्र, जीवन शक्ति का पता लगाने वाला यंत्र, प्रोजेक्टर, कैमरा, यहां तक कि एक वर्चुअल नेटवर्क पोर्ट भी। स्पीड टेस्ट ट्रैक न होने की वजह से जगह की कमी को छोड़कर कमरे में वे सभी तकनीकी उपकरण मौजूद थे जिनकी कोई कल्पना कर सकता है। आज से यह मेरा स्वतंत्र मार्शल आर्ट कक्ष है। ली युआन की आंखों में खुशी की एक झलक थी। एक अलग मार्शल आर्ट कक्ष होने से कोई व्यवधान नहीं होगा और स्वाभाविक रूप से उसकी प्रशिक्षण दक्षता अधिक होगी। वान शियाओ मार्शल आर्ट कक्ष के दरवाजे पर ईर्ष्या की झलक लिए खड़ा था। एक अलग मार्शल आर्ट कक्ष, उसे तो इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उनके परिवार का मार्शल आर्ट कक्ष स्कूल के स्वतंत्र मार्शल आर्ट कक्ष से किसी भी तरह से कमतर नहीं था। वान शियाओ को सिर्फ इस बात की परवाह थी कि इसके साथ कितना सम्मान जुड़ा हुआ है। अचानक, वान शियाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मार्शल आर्ट्स रूम 4011 का दरवाजा खोलने की इजाजत किसने दी? गलियारे में एक ठंडी आवाज गूंजी। चैप्टर 19। इसे मैंने नहीं खोला था, वान शियाओ ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। मार्शल आर्ट कक्ष की ध्वनिरोधक व्यवस्था उत्कृष्ट थी, लेकिन दरवाजा पूरी तरह खुला होने के साथ साथ ली युआन के तेज कानों के कारण उसने स्वाभाविक रूप से अंदर से आने वाली आवाज को सुन लिया। वह अपना सिर घुमाकर देखने से खुद को रोक नहीं सका। उसने काले रंग की मार्शल पोशाक पहने, सुगठित शरीर वाले और छोटे बालों वाले एक युवक को देखा, जिसने कुछ तेज कदम उठाए और मार्शल आर्ट्स रूम 4011 के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। वह युवक वान शियाओ से आधा सिर छोटा था, लगभग ली युआन के बराबर कद का था और उसका चेहरा काफी नाजुक दिखता था। वान शियाओ, तुम खिड़की से कैसे कूद गए? अरे, इस मार्शल आर्ट्स रूम का अब कोई मालिक कैसे मिल गया? युवक कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी नजर मार्शल आर्ट्स रूम के दरवाजे पर लगे हरे रंग के निशान पर पड़ी। इन मार्शल आर्ट कक्षों के दरवाजों पर 3 प्रकार के संकेत लगे होते हैं, जो अलग अलग स्थितियों को दर्शाते हैं: भरे हुए, खाली या आक्रमणग्रस्त। हरे रंग का संकेत ये दर्शाता है कि इसे मालिक द्वारा सामान्य रूप से खोला गया था। 4011 खाली नहीं था। तुम कौन हो? तुम्हें 4011 तक पहुंच कैसे मिली? पहली बार उस युवक ने मार्शल आर्ट कक्ष के अंदर ली युआन को देखा और हैरानी भरे चेहरे से उसकी ओर देखा। वह युवक मूर्ख नहीं था। उसने सोचा था कि वान शियाओ ने खिड़की से कूदकर मार्शल आर्ट रूम का दरवाजा खोल दिया था। लेकिन वान शियाओ के शब्दों और दरवाजे पर लगे हरे निशान को देखकर उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि ली युआन ही मार्शल आर्ट रूम का मालिक था। वान शियाओ, क्या तुम हमारा परिचय नहीं कराओगे? ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा।
वह समझ गया था कि युवक के मन में कोई दुर्भावना नहीं थी, वह बस सीधा सादा और सरल स्वभाव का था। ये तो गु कियांगहान है, कक्षा 1, तीसरे वर्ष के। वान शियाओ ने हंसते हुए उस युवक का परिचय कराया। उपनाम बहुत मजबूत नहीं। प्रत्येक कक्षा के स्तर की पहली कक्षा एलीट क्लास होती है। वान शियाओ, मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, मुझे गु कियांग कहकर बुलाओ, और अगर अगली बार तुमने मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाया तो मैं सचमुच अपना आपा खो दूंगा, युवक ने नाराजगी से कहा। वान शियाओ ने बस हंसकर बात टाल दी और कोई ध्यान नहीं दिया। फिर ली युआन की ओर इशारा करते हुए कहा, गु कियांग, क्या तुम उस दिन शिक्षक जू की कक्षा के बाद ली युआन के बारे में बात नहीं कर रहे थे? देखो, ये ली युआन है। जो युवक पहले उदास था वह अचानक प्रसन्न हो गया और ली युआन को घूरते हुए बोला, आप वही ली युआन है जिनका जिक्र शिक्षक जूबो ने किया था, वही जिनकी भाला चलाने की तकनीक बेहद प्रभावशाली है। अरे, भाला चलाने की आपकी तकनीक कितनी प्रभावशाली है? ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरी भाला चलाने की तकनीक इतनी प्रभावशाली है, लेकिन अगर शिक्षक जूबो कक्षा 2, तीसरे वर्ष के ली युआन की बात कर रहे थे तो वह मैं ही होऊंगा। ली युआन पहले से ही जानता था कि वह युवक कौन था। दूसरे वर्ष के सत्र के अंत में जारी रैंकिंग की जांच करते समय उन्होंने स्वाभाविक रूप से पिछली कक्षाओं के शीर्ष 10 छात्रों पर ध्यान दिया। गु कियांगहान ने वास्तव में दूसरे वर्ष के अंत में मार्शल आर्ट प्रदर्शन में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। हालांकि ली युआन के लिए उसका आगमन कुछ हद तक अप्रत्याशित था, क्योंकि उसकी नाजुकता उसके नाम से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। अगर शिक्षक जू कहते हैं कि तुम अच्छे हो तो ये सच ही होगा, गु कियांगहान ने चमकती आंखों से कहा। मैंने जांच की है और पिछले सेमेस्टर के अंत में मार्शल आर्ट कौशल में तुम्हारा स्कोर पूरी कक्षा में सबसे अधिक था। ली युआन ने युवक को रुचि से देखा। मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूँ, गु कियांगहान ने उत्साह से ली युआन पर अपनी निगाहें टिकाते हुए कहा। वह कोशिश करने के लिए उत्सुक था। ली युआन, उसे कम मत समझना, यह आदमी काफी चालाक है। जब मैं पहली बार एलीट क्लास में पहुंचा तो मैं उसकी शक्ल देखकर धोखा खा गया था, वान शियाओ ने जल्दी से कहा। मेरा कहना है कि तुम मुझसे मूर्ख बन गए। मैंने तुम पर घात नहीं लगाई, मैंने तुम्हें निष्पक्ष चुनौती दी थी, गु कियांगहान ने तिरस्कार पूर्वक कहा। तुम भालू जैसे दिखते हो, लेकिन मेरे 10 मुके भी नहीं झेल सकते, और फिर भी तुम्हें ये कहने की हिम्मत है। वान शियाओ अचंभित रह गया, और वह अवाक रह गया। जब वह पहली बार एलीट क्लास में पहुंचा तो उसका सामना गु कियांगहान से हुआ, जिसने उसे चुनौती दी। दूसरे की कोमल विशेषताओं से भ्रमित होकर और यह मानकर कि उसे धमकाना आसान है, अंततः उसे एक भयानक हार का सामना करना पड़ा। 10 मुके। ली युआन ने थोड़ा सिर हिलाया, उसे आश्चर्य नहीं हुआ। दूसरे वर्ष के अंत के परिणामों के आधार पर ही गु कियांगहान का रॉस्को उससे भी अधिक था, इसलिए वान शियाओ को हराना स्वाभाविक था। कैसा रहेगा? गु कियांगहान ने ली युआन पर अपनी निगाहें गड़ा दी। हम पूरे कवच में लड़ेंगे। मैं तुम्हारी भाला चलाने की तकनीक का परीक्षण करना चाहता हूँ। गु कियांगहान की आंखों में लड़ने का जज्बा झलक रहा था। ली युआन ने बस मुस्कुरा दिया। अभी अभी दोनों के बीच हुई बातचीत से ली युआन को यह अंदाजा हो गया था कि दूसरा व्यक्ति उसे चुनौती क्यों देना चाहता है। संभवतः शिक्षक जू ने कुलीन वर्ग के समक्ष अपनी भाला चलाने की तकनीक का उदाहरण देते हुए कुछ अपमानजनक टिप्पणियां की होंगी। उदाहरण के लिए, आप खुद को कुलीन वर्ग कहते हैं। मुझे आप में से कोई भी द्वितीय वर्ष, तीसरे साल के ली युआन के स्तर का नहीं दिखता। एक ली युआन जिसने अभी तक अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत नहीं किया है, उसकी भाला चलाने की तकनीक ही आप सभी को हराने के लिए काफी है। अन्य कक्षाओं के छात्रों को उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करके अपनी कक्षा के छात्रों को दबाना कई शिक्षकों द्वारा अपनाई जाने वाली एक आम रणनीति है। इसी तरह इसने अनजाने में ही कुलीन वर्ग में ली युआन के प्रति काफी शत्रुता पैदा कर दी है। ली युआन, अगर तुम मार्शल आर्टिस्ट हो तो मेरी चुनौती स्वीकार करो, गु कियांगहान ने ली युआन की ओर देखा। ली युआन ने वान शियाओ को एक अजीब से भाव से देखा। इतने लंबे समय बाद उसने ऐसा नाटकीय वाक्य सुना था। वान शियाओ ने अपने हाथ इस तरह फैलाए मानो कह रहा हो, वह हमेशा से इतना ही नाटकीय रहा है। मैं स्वीकार नहीं करता, ली युआन ने सिर हिलाया। गु कियांगहान की आंखें चौड़ी हो गईं। ली युआन, क्या तुम में मार्शल आर्टिस्ट की भावना की कमी है? मैं अभी तक मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझ में मार्शल आर्टिस्ट वाली भावना भी नहीं है, ली युआन ने गु कियांगहान की ओर आंखें घुमाते हुए कहा। ठीक है, यह मेरा मार्शल आर्ट रूम है। मैं प्रशिक्षण शुरू करने जा रहा हूँ, उसने घोषणा की। दरअसल ली युआन का लड़ने से इनकार करना इसलिए नहीं था क्योंकि वह प्रतिद्वंद्वी से डरता था। ये निरर्थक था और इसमें जोखिम भी थे। शिक्षक जूबो के साथ अभ्यास करना अलग था। शिक्षक की ताकत छात्रों की तुलना में कहीं अधिक थी। वे पूरे दृश्य को नियंत्रित करने में सक्षम थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि किसी को चोट न लगे। लेकिन जब समान क्षमताओं वाले दो छात्र ठंडे हथियारों का उपयोग करते हुए एक दूसरे से भिड़ते हैं तो खुद को खतरे में डालने से पूरी तरह से बचाव करना असंभव हो जाता है। पूरी तरह से कवच पहने होने और कुंद ठंडे हथियारों का उपयोग करने पर भी कोई आसानी से गंभीर रूप से घायल हो सकता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस तरह की घटनाएं असामान्य नहीं थीं। ली युआन किसी ऐसे उद्देश्य के लिए कोई भी खतरा मोल लेने को तैयार नहीं था जिससे कोई लाभ न हो। तुम, गु कियांगहान फिर से बोलने ही वाली थी। गु कियांगहान, तुम्हें निजी द्वंद्व युद्ध में शामिल होने की हिम्मत किसने दी? दरवाजे के बाहर से अचानक एक कठोर आवाज आई।
गु कियांगहान का चेहरा सख्त हो गया और अपना पूरा नाम पुकारे जाने पर गुस्सा होने के बजाय उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। बहन, गु कियांगहान अचानक मुड़ा और ली युआन के कंधे पर हाथ रखते हुए उसके चेहरे पर अब मुस्कान थी। मैं ली युआन से बस मजाक कर रहा था, है ना ली युआन? ली युआन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, थोड़ा अचंभित भी। वान शियाओ ने कंधे उचकाए, जिससे ये संकेत मिला कि यह उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। गु कियांगहान ने ली युआन के कंधे को जोर से हिलाया और अपनी आंखों से ली युआन की ओर बेतहाशा इशारे किए। लेकिन ली युआन चट्टान की तरह अडिग खड़ा रहा, उसकी निगाहें पहले ही दरवाजे पर खड़ी आकृति पर पड़ चुकी थी। लगभग 17 या 18 वर्ष की एक लड़की, गहरे लाल रंग की चुस्त दुरुस्त मार्शल आर्ट वर्दी पहने हुए, उसका चेहरा नाजुक लेकिन मजबूत, चमकदार आंखों और सफेद दांतों वाली, उसकी भौहें और आंखें एक तेज और दृढ़ स्वभाव को दर्शाती हैं। उसके काले घने बाल सिर के पीछे ऊंचे उठे हुए थे, जिससे वह बेहद सक्षम दिखती थी। हालांकि सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज उसकी कमर पर लटकी हुई धधकती लाल रंग की लंबी तलवार थी। हेलो ली युआन, मैं सीनियर क्लास 3-1 की लिन लान्यू हूँ। लड़की ने भी ली युआन की ओर देखा और पहल करते हुए कहा, मैं अपने भाई की शरारतों के लिए उसकी ओर से माफी मांगती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगेगा। मैं ठीक हूँ, ली युआन ने हाथ मिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। लड़की ने सिर हिलाया, उसकी निगाहें फिर से तेज हो गईं और उसने अपनी नजरें गु कियांगहान की ओर घुमा ली, जिससे उसके सिर में झुनझुनी सी महसूस हुई। बहन, गु कियांगहान ने अनजाने में ली युआन के कंधे से अपना हाथ हटा लिया। अगर मैंने तुम्हें दोबारा किसी निजी लड़ाई में पकड़ा तो तुम्हारी मां को बुलाने से भी तुम नहीं बच पाओगे, लड़की ने ठंडे लहजे में कहा। गु कियांगहान ने बिना कुछ बोले झिझकते हुए अपना सिर छू लिया। बचपन से ही गु कियांगहान के मन में अपने चचेरे भाई के प्रति एक जन्मजात भय था, जो उससे केवल आधा साल बड़ा था। ये सब तो मामूली बातें हैं, उसे दोष मत दो, हम में से किसी को कोई समस्या नहीं है, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। ली युआन ने सामने खड़े व्यक्ति को तुरंत पहचान लिया। वह स्कूल की सामूहिक सभाओं में एक से अधिक बार भाषण दे चुकी थी। जब से उसने दाखिला लिया था, उसका नाम लगातार सम्मान सूची में रहा था। वह सीनियर वर्ष में मार्शल पाथ की सर्वश्रेष्ठ छात्रा थी, जिसे स्टाररी स्काई यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने की सबसे संभावित उम्मीदवार के रूप में पहचाना गया था। एक मार्शल आर्ट की विलक्षण प्रतिभा, लिन लान्यू। जब तक आप उसे दोष नहीं देते, तब तक ठीक है। लड़की ने सिर हिलाया और अभी भी ली युआन पर ध्यान केंद्रित करते हुए बोली, मेरे भाई का आपसे निजी द्वंद्वयुद्ध करना गलत है, लेकिन शिक्षक जू ने कहा कि आपकी मार्शल आर्ट कौशल हमारी कक्षा में सभी से बेहतर है, और केवल मेरा भाई ही असंतुष्ट नहीं है। सच कहूं तो मुझे भी यकीन नहीं है। ली युआन चौंक गया। वान शियाओ भी अचंभित रह गया। अपने चचेरे भाई के व्यक्तित्व से भलीभांति परिचित गु कियांगहान की आंखें उत्साह से चमक उठी। वह ऊपर से तो मिलनसार दिखती थी, लेकिन असल में दिल से बहुत कठोर थी। मैं भी आपसे सीखना चाहूंगी और खुद देखना चाहूंगी कि शिक्षक जू ने जिस व्यक्ति के बारे में कहा है, उसकी भला चलाने की तकनीक एकता के करीब है, वह कितना प्रभावशाली है। लेकिन ये कोई असली मुकाबला नहीं होगा, लड़की ने ली युआन पर नजरें गड़ाते हुए कहा। स्टाररी स्काईज फाइटिंग नेटवर्क पर एक मैच कैसा रहेगा? स्टाररी स्काईज फाइटिंग नेटवर्क एक आभासी लड़ाई थी, इसमें किसी को चोट नहीं लगती थी। इसमें मेरा क्या फायदा है? ली युआन ने कंधे उचकाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिना फायदे के कोई काम नहीं करता। फायदे? लिन लान्यू ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। कैसा रहेगा अगर हम शर्त लगा लें? ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम जीतते हो तो मैं सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करूंगा कि पूरे वर्ग में तुम्हारे पास सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट कौशल है। अगर मैं जीत गया तो आप मुझे 2000 ब्लू स्टार कॉइन्स देंगे, कैसा रहेगा? ली युआन मुस्कुराया। ये कैसी शर्त है? गु कियांग ने उपहास उड़ाते हुए कहा, पक्की जीत? तुम कुछ ज्यादा ही अच्छा सोच रहे हो। आप पर निर्भर है। अगर आप सहमत नहीं हैं तो कृपया चले जाए और मेरे प्रशिक्षण में देरी न कीजिए, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं सहमत हूँ, लिन लान्यू ने ली युआन की ओर देखते हुए कहा। बहन, गु कियांग आश्चर्यचकित रह गई। चुप रहो, लिन लान्यू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। चलिए अगले रविवार दोपहर 2 बजे मिलते हैं, कैसा रहेगा? ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले हम एक दूसरे को वी फ्रेंड्स के रूप में जोड़ लेते हैं, फिर मैं आपको अपने अकाउंट का नाम भेज दूंगी। ठीक है। जल्द ही वे वर्चुअल नेटवर्क दोस्त बन गए। गु कियांग, चलो चलते हैं। लिन लान्यू मुड़ी और चली गई। गु कियांग अनिच्छा से उसके पीछे पीछे गया। इससे ली युआन और वान शियाओ अकेले रह गए। ली युआन, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, वान शियाओ ने खुद को रोक ना पाते हुए कहा। तुम्हें पता नहीं, लिन लान्यू का परिवार बहुत अमीर है। अगर तुमने अभी 5000 या 10,000 ब्लू स्टार कॉइन्स की शर्त लगाई होती तो मुझे लगता है कि वह मान जाती। ली युआन ने सिर हिलाते हुए कहा, मूर्खतापूर्ण। शिया देश के कानून के अनुसार नाबालिगों द्वारा स्टाररी स्काईज फाइटिंग नेटवर्क पर लगाए जाने वाले दांव 2000 ब्लू स्टार कॉइन से अधिक नहीं हो सकते। 2000 ब्लू स्टार कॉइन से अधिक की कोई भी राशि कानून द्वारा संरक्षित नहीं है। चैप्टर 20, कानून द्वारा संरक्षित। वान शियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने अंगूठा ऊपर किया। ली युआन, मैं तुमसे प्रभावित हूँ। महान कार्य करने के लिए आपको पहले कानून का अध्ययन करना होगा, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा।
इसके तुरंत बाद ली युआन ने विषय बदलते हुए पूछा, लिन लान युए और गु qiangahan भाई बहन हैं? हाँ, वान शियाओ ने कहा, वे चचेरे भाई बहन लगते हैं, वैसे भी उनके उपनामिक जैसे नहीं हैं। उनके बीच अच्छे संबंध हैं। गु qiangahan अपनी बहन के अलावा किसी से नहीं डरता। उसके अनुसार उसे डर इसलिए लगता है क्योंकि वह अपनी बहन को हरा नहीं सकता। एक बार जब वह उसे हरा पाएगा तो उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। वान शियाओ ने हंसते हुए कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वह इस जन्म में कभी भी उसे हरा नहीं पाएगा। भले ही तुम पूरे कवच में ही क्यों न लड़ रहे हो, मुझे लगता है कि लिन लान्यू के सामने तुम्हारा कोई चांस नहीं होगा, वान शियाओ ने गंभीरता से कहा। ली युआन ने हल्के से सिर हिलाया। अगर आप कहें कि मुझे अपने सीनियर वर्ष में थोड़ी बहुत प्रसिद्धि मिली थी, तो लिन लान्यू वास्तव में एक जाना माना नाम थी। खूबसूरत होना तो बस एक छोटा सा हिस्सा था। पूरे गुवान पर्वतीय जिले के नंबर 1 हाई स्कूल में, जहां हजारों छात्र पढ़ते हैं, क्या आपको कुछ खूबसूरत लड़कियां नहीं मिल सकती? एक प्रमुख प्रांतीय स्कूल होने के नाते वहां कभी भी कैंपस की सुंदरियों या लड़कों की चर्चा नहीं होती थी। अधिकांश छात्र वास्तव में अपनी कक्षा के अन्य लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अन्य कक्षाओं के छात्रों की तो बात ही छोड़ दें। लिन लान्यू एकमात्र सार्वजनिक हस्ती के रूप में मुख्य रूप से मार्शल आर्ट में उनकी असाधारण उपलब्धियों के कारण थी। सबसे पहले अपने पहले साल से ही मार्शल आर्ट से जुड़े हर बड़े या छोटे टेस्ट में वह हमेशा शीर्ष पर रहती थी। अपने दूसरे वर्ष के अंत में उसने कुल मिलाकर 875 अंक प्राप्त किए और उसका समग्र स्कोर 962.5 के साथ और भी आश्चर्यजनक था, जिससे वह दूसरे स्थान से 50 से अधिक अंकों से पीछे रह गई। इसका एकमात्र अपवाद उसके द्वितीय वर्ष की अंतिम मार्शल आर्ट कौशल परीक्षा थी। इसे पहली बार ली युआन ने लिया था। पूर्ण कवच युद्ध। ली युआन ने एक पल सोचा, उसकी शारीरिक क्षमता का स्तर क्या है? यह 8.0 लेवल से ऊपर होना चाहिए, वान शियाओ ने कहा। यह मेरा अनुमान है, क्योंकि मैंने एलीट क्लास में शामिल होने के बाद से कोई छोटा मोटा टेस्ट नहीं दिया है। ली युआन ने हल्के से सिर हिलाया। लिन लान्यू के पिछले सत्र के शारीरिक गुणवत्ता अंकों और उनकी प्रगति की दर के आधार पर आप मोटे तौर पर अनुमान लगा सकते हैं कि उनका स्तर 8.0 और 8.3 के बीच होना चाहिए। ये पहले से ही भयावह था। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के मानकों के अनुसार शारीरिक गुणवत्ता के लिए कुल 500 अंक प्राप्त होते हैं, जिसमें 10.0 स्तर पूर्ण अंक है, 9.0 स्तर 470 अंक के बराबर है, 8.0 स्तर 440 अंक के बराबर है, 7.0 लेवल 400 अंकों के होते हैं, 6.0 स्तर 360 अंक के होते हैं, 5.0 लेवल 300 अंकों का होता है, कम से कम 8.0 स्तर। उसकी प्रगति की गति को देखते हुए कॉलेज प्रवेश परीक्षा तक उसकी शारीरिक क्षमता 9.0 स्तर तक पहुंच सकती है। ली युआन ने एक गहरी सांस लेते हुए सोचा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई कहता है कि उसमें दुनिया के 3 शीर्ष मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों में से एक स्टाररी स्काई यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने की क्षमता है। उन्होंने आगे कहा, दुनिया के 3 शीर्ष मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय स्टाररी स्काई यूनिवर्सिटी, स्टारफायर यूनिवर्सिटी और ब्लैकस्टोन यूनिवर्सिटी शिया काउंटी के 5 प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों से बेहतर हैं। ली युआन ने कभी दूसरों को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। प्रतिभा के मामले में लिन लान्यू गुवान पर्वतीय जिले के हजारों वरिष्ठ छात्रों में से सबसे प्रतिभाशाली में से एक थी। उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उत्कृष्ट था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह स्वयं भी बेहद मेहनती थी। एक सच्ची परिश्रमी मार्शल आर्ट की प्रतिभा। एलीट क्लास के टीचर जो आपकी भला चलाने की तकनीक को मानक मानते हैं, वान शियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उन्होंने आपके अंकों का कभी जिक्र नहीं किया और मैंने भी आपके पिछले टेस्ट के भला चलाने की तकनीक के अंक लीक नहीं किए हैं। लिन लान्यू को शायद अभी तक इसके बारे में पता नहीं है। ली युआन ने हल्के से सिर हिलाया। मार्शल आर्ट कौशल के लिए कुल 400 अंक निर्धारित किए गए थे। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के मानकों के अनुसार 320 और 360 प्रमुख सीमाएं हैं, जिन्हें पार करना कठिन है। 320 अंकों से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए आपकी मार्शल आर्ट कौशल द्वितीय स्तर पर होनी चाहिए, ली युआन ने मन ही मन सोचा। 360 अंकों से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए भला चलाने की तकनीक और गति तकनीक दोनों ही संभवतः तृतीय स्तर पर होनी चाहिए। जहां तक पूरे अंक प्राप्त करने की आवश्यकताओं का सवाल है, ली युआन इस बारे में स्पष्ट नहीं थे। ली युआन ने अपने शिक्षक जूबो से भी नहीं पूछा, ताकि यह धारणा न बने कि वह समय से पहले ही बहुत ऊंचा लक्ष्य रख रहा है। पूर्ण कवच युद्ध में उसकी शारीरिक क्षमता तुमसे लगभग 2 स्तर अधिक है, तुम्हारे जीतने की संभावना बहुत कम है, वान शियाओ ने थोड़ी उत्तेजना के साथ कहा, लेकिन आभासी युद्ध में? वाह, मुझे तुम्हारी भला चलाने की तकनीक पर पूरा भरोसा है। जब जू तियान का मुकाबला शुरू होगा तो मैं देखने आना चाहता हूँ। मुझे कमरे का नंबर भेजना याद रखना, वान शियाओ ने कहा। ठीक है, ली युआन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ... वान शियाओ को विदा करने के बाद ली युआन ने मार्शल आर्ट कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया। सब कुछ एकदम शांत हो गया। शाओ यू, ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट करो, मार्शल आर्ट्स रूम 4011 का स्मार्ट प्रबंधन प्राधिकरण ग्रहण करो, प्राधिकरण कोड यह है। ली युआन अचानक बोलने लगा, तेजी से, मास्टर, मैंने मार्शल आर्ट रूम का अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। मुझे आपकी सेवा करने में बहुत खुशी हो रही है, एक कोमल महिला आवाज सुनाई दी। मार्शल आर्ट कौशल मूल्यांकन प्रणाली खोलें।
वीडियो विश्लेषण प्रणाली खोलो, ली युआन ने आगे कहा, फिर पास में स्थित हथियार कैबिनेट खोला। ये बड़ी संख्या में हथियारों से भरा हुआ था, जिनमें 6 लंबे भाले भी शामिल थे, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई और वजन अलग अलग थे। ली युआन ने अपना सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मानक लंबा भाला निकाला और उसे अपने बगल में स्थित हथियार रैक पर रख दिया। फिर उन्होंने चुपचाप ठोस चट्टान साधना तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। 2000 ब्लू स्टार कॉइन्स की शर्त। ली युआन अपने विचारों में खो गया क्योंकि उसने अपनी मांसपेशियों और नसों में सूक्ष्म बदलाव महसूस किए और साथ ही दिन भर की घटनाओं पर विचार करता रहा। ली युआन ने इस मैच को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, उसे हारने की कभी चिंता नहीं थी। हारना शर्मनाक नहीं था। दूसरा छात्र अपनी कक्षा का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी था, जो मार्शल आर्ट में विलक्षण प्रतिभा का धनी था। जीत हो या हार, जब तक इससे उसकी मार्शल आर्ट में प्रगति होती है और कोई नुकसान नहीं होता, तब तक जीत या हार से क्या फर्क पड़ता है। मानव सभ्यता के सबसे शक्तिशाली योद्धा डोनफेंग जी को भी अपने विकास पथ में एक से अधिक बार हार का सामना करना पड़ा। ली युआन ने मन ही मन चिंतन किया, युद्धकला का मार्ग मेरा मार्ग है, बाहरी चीजें मेरी आंतरिक शांति को भंग नहीं करेंगी। असफलता तो विकास के मार्ग में सिर्फ एक पड़ाव होगी। ली युआन ने डोनफेंग जी की कई जीवनियां पढ़ी थी। उनके द्वारा प्रस्तावित मार्शल पथ मेरा पथ है का अर्थ यह नहीं था कि वे स्वयं मार्शल पथ का प्रतिनिधित्व करते थे, बल्कि इसका अर्थ था मार्शल पथ वह मार्ग है जिस पर मैं चलता हूँ। जब तक तुम स्वयं को मार्शल मार्ग के प्रति समर्पित कर देते हो, तब तक तुम्हें दूसरों के निर्णयों की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें उनकी प्रशंसा या निंदा की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। ली युआन की आंखों में स्पष्टता थी। अपने मार्ग का अनुसरण करके मेरा हृदय और विचार मार्शल मार्ग का सच्चा सार हैं, और यही मेरा मार्ग है। सरल शब्दों में कहें तो अपना रास्ता खुद चुनिए और दूसरों को बोलने दीजिए। मार्शल आर्ट का मार्ग स्वयं को पार करने के बारे में है। हालांकि कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रवेश रैंकिंग के आधार पर निर्धारित होते हैं, लिन लान्यू के साथ एक बार स्पैरिंग करने से मुझे इन शीर्ष वरिष्ठ छात्रों के मार्शल आर्ट कौशल के वर्तमान स्तर का भी पता चल जाएगा, ली युआन ने सोचा। मार्शल आर्ट कक्ष 4001 में। बहन, क्या तुम सच में उससे मुकाबला करना चाहती हो? हारने पर उसका कुछ भी नुकसान नहीं होगा, गु क्यांगहान ने किनारे से शिकायत की। 2000 ब्लू स्टार सिक्के मेरे लिए कुछ खास मायने नहीं रखते, लिन लान्यू ने कहा। उसकी आवाज ठंडी और साफ थी, मानो जैद की थाली पर मोती गिर रहे हों। वह मुट्ठी की कुछ तकनीकों का अभ्यास कर रही थी। उसकी मुट्ठियों और हथेलियों की प्रत्येक हरकत से सूक्ष्म रूप से हवा की एक लहर निकलती थी, जिससे एक गूंजती हुई ध्वनि उत्पन्न होती थी। ये पैसे की बात नहीं है, ये तो मान सम्मान की बात है, गु क्यांगहान ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम तो प्रथम श्रेणी में हो, जबकि वह 20वें स्थान पर है। हारना बहुत शर्मनाक होगा। इज्जत। लिन लान्यू ने अचानक अपनी हरकतें रोक दी। उसकी तीखी निगाहें गु क्यांगहान पर टिकी थी। तुम इज्जत के लिए मार्शल पाथ का अभ्यास करते हो? गु क्यांगहान ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, लेकिन चुप रहो, लिन लान्यू ने भौहें चढ़ाकर कहा। चाची ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। तुम अपनी ताकत दिखाने के लिए हर दिन लोगों से कुश्ती करती हो, इज्जत के लिए। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम निजी लड़ाइयों में भी शामिल होने की हिम्मत करती हो। बहन, मैं सच में ऐसा दोबारा नहीं करूंगा, गु क्यांगहान ने जल्दी से कहा। हालांकि मन ही मन उसने सोचा, क्या तुम भी किसी को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती नहीं दे रही हो? ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं है कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं उससे मुकाबला इसलिए नहीं करना चाहती कि मैं उसे हराना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं देखना चाहती हूँ कि भाले की वह तकनीक कितनी अच्छी है जिसकी प्रशंसा शिक्षक जू ने भी की थी। लिन लान्यू ने ठंडे लहजे में कहा। जीतने या हारने की बात करें तो अगर मैं हार गया तो क्या इससे मुझे स्टाररी स्काई यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने में बाधा आएगी? 2 बज गए हैं, अपने मार्शल आर्ट रूम में वापस जाओ और अभ्यास करो, लिन लान्यू ने फ्राउनिंग हुए कहा। ठीक है, गु क्यांगहान मुड़ा और चला गया। वह एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहता था। कक्षा समाप्त होने से ठीक पहले मार्शल आर्ट्स कक्ष 4011 के अंदर आपकी भाला तकनीक का स्तर तीसरे चरण के 47% से बढ़कर तीसरे चरण के 48% हो गया है। ली युआन को अचानक अपनी दृष्टि के दायरे में एक सूचना दिखाई दी और उसने अचानक अपना भाला रोक दिया। 1% और सुधार हुआ। जब से मैंने गॉज में छिपा ड्रैगन भाला चलाने की तकनीक विकसित की है, मेरी भाला चलाने की तकनीक में काफी तेजी आई है, ली युआन ने मन ही मन सोचा। हालांकि जिस विशाल पर्वत की तकनीक की मैं कल्पना कर रहा हूँ, उसे विकसित करने में शायद थोड़ा और समय लगेगा। शरीर की ताकत का पूरी तरह से उपयोग करने वाले ऐसे व्यायाम पहले या दूसरे व्यायाम के बाद अपेक्षाकृत आसान हो जाते हैं। जब तक एक दिन हर चाल पूर्णता तक नहीं पहुंच जाती, तब तक वह भाला चलाने की चौथी स्तर की तकनीक होगी। कुछ ही देर में ली युआन एलीट बिल्डिंग से बाहर निकल गया। कैफेटेरिया पहुंचने से पहले ही उसने दूर से छात्रों की भीड़ को इकट्ठा होते देखा। ऐसा लग रहा था कि वे जो क्यूई, यान जो और अन्य लोग थे जो कुछ देर से इंतजार कर रहे थे। भाई युआन, मैंने सुना है कि आप मार्शल आर्ट कौशल में नंबर 1 कौन है, ये तय करने के लिए लिन लान्यू के साथ प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं। नहीं, मैंने सुना है कि इसका उद्देश्य कक्षा में असली नंबर 1 का निर्धारण करना है। मैंने तो यही सुना था कि युआन भाई ने ही लिन लान्यू को चुनौती दी थी।
मैंने सुना है कि अगर भाई युआन जीत जाते हैं तो लिन लान्यू उनके साथ डेट पर जाने के लिए राजी हो जाएंगी। भीड़ में तरह तरह की टिप्पणियां गूंज रही थीं। ली युआन, रुको! ली युआन अचानक चिल्लाया और आसपास का वातावरण तुरंत शांत हो गया। तुम्हें ये किसने बताया? ली युआन ने पूछा। वान शियाओ ने, मुझे लगता है, कक्षा समूह में सबसे पहले इसके बारे में बात की थी। क्या आपने समूह संदेश नहीं देखा, भाई युआन? खैर, ये बात फैल चुकी है। जो क्यूई ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई युआन, हमें बताइए, क्या आप वाकई लिन लान्यू को पाना चाहते हैं? बाकी सब लोग भी उत्सुक थे। हाँ, शर्त तो है, ली युआन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन ये सिर्फ एक सामान्य मुकाबला है और कुछ नहीं। मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मुझे बाद में साधना करनी है। ली युआन मुड़ा और कैफेटेरिया की ओर चल पड़ा। भीड़ ने एक दूसरे की ओर देखा। एक सामान्य स्पार? अगर यह सिर्फ एक सामान्य मुकाबला था तो भाई युआन ने इसे गुप्त क्यों रखा? और इतनी जल्दी क्यों चले गए? जो क्यूई ने सिर हिलाते हुए कहा, जरूर कुछ चल रहा होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ... सप्ताहांत, दोपहर 1:50 बजे। ब्लू स्टार के वर्चुअल नेटवर्क स्टाररी स्काइज फाइटिंग नेटवर्क पर व्यक्तिगत चुनौती मंच, कमरा संख्या 86,73,795। 369 दर्शक। ली युआन हाथ में एक लंबा भाला लिए आभासी दुनिया में अवतरित होकर मंच पर खड़ा था। ऊपर स्क्रीन पर प्रदर्शित दर्शकों की संख्या और मंच पर मौजूद घनी आभासी आकृतियों को देखकर वह भौहें चढ़ा बैठा। भाई युआन, आपको शुभकामनाएं, लिन लान्यू को हरा दो। भाई युआन, उसे मार डालो। कक्षा वरिष्ठ तृतीय वर्ष 2। भाई युआन सबसे मजबूत हैं। लिन लान्यू, ली युआन को बुरी तरह पीट पीट कर अधमरा कर दो। ली युआन इतना घमंडी लग रहा है कि वह मार खाने को मजबूर कर रहा है। मुझे लगता है कि वह काफी हैंडसम है, मेरे दोनों बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा। दर्शक दीर्घा से तरह तरह की भद्दी टिप्पणियां फैल रही थीं। आभासी दुनिया में लोगों की वाणी और व्यवहार वास्तविक दुनिया की तुलना में अधिक अनियंत्रित होते हैं। ली युआन को समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण आभासी लड़ाई इस स्थिति में कैसे बदल गई। लेकिन अब ली युआन को बस यही महसूस हुआ कि आभासी नेटवर्क की उच्च यथार्थवादिता शायद उतनी अच्छी बात नहीं है जितनी सोची गई थी। ली युआन, खुद को तैयार करो। लिन लान्यू एक लंबी तलवार पकड़े हुए मंच के दूसरे छोर पर खड़ी थी। उसकी आभासी छवि उसकी वास्तविक जीवन की छवि से काफी मिलती जुलती थी। केवल उसके बाल लंबे से छोटे हो गए थे और लाल रंग से रंगे हुए थे, जो पहले की तुलना में कम गंभीर लेकिन अधिक अनियंत्रित थे।